तब तक डिम्पल बाहर सोफे पर सो चुकी थी। खुद वो भी दिन भर का थका होने की वजह से बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा था, लेकिन इतनी वोदका पी चुकने के बावजूद रोमेला पर उसका कोई निढाल करने वाला असर नुमाया नहीं था। आदत आदत, तुमने मेरे से इतने सवाल पूछे, वो बोली। अब मेरे एक आध सवाल का जवाब दो। पूछो, जीत सिंह बोला। मेरे को इधर कब तक रुकना होगा? 2-3 दिन तक। उसके बाद क्या होगा देखेंगे। टालो नहीं, जवाब दो। मुनहसर है किस बात पर? तुम्हारे बॉस के अंजाम पर। क्या होगा अंजाम? खात्मा। क्या मतलब? मार डालोगे? मैं क्यों मार डालूंगा? उसका बुरा वक्त मारेगा उसे, बोले तो खत्म करेगा। तुम जवाब को टाल रहे हो। अरे नहीं, महाडिक ऐसे खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि उड़ते पंछी के पर पहचानता है। खुद ही पंछी है, उड़ जाता है। ऐसा ही छे वो बाज है, झपट्टा मारता है, झपट्टा खाता नहीं। ऐसा? हाँ, वो मार के मरने वालों में से है, मार के भी ना मरने वालों में से है। उससे पार पाने का एक ही तरीका है। क्या? पहले वार करो, कामयाब। फाइनल वार, पहला और आखिरी वार। मैं सोचूंगा इस बाबत। यही तरीका है। खत्म करने की जगह तुम खुद खत्म हो गए तो मेरा क्या होगा? मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्या जवाब हुआ? बोले तो मैं महाडिक का वार नहीं चलने दूंगा, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। खास इस वजह से मैं खुद को जिंदा बचाए रखूंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं भाई, जिस रोकड़े की बात हुई थी उस बाबत क्या कहते हो? क्या कहूं सिवाय इसके कि जो बोला उस पर खरा उतरूंगा। कब? कल, बड़ी हद परसों। फिर टाल। अरे 10 लाख रुपया नगद जेब में रख के तो कोई नहीं फिरता, इंतजाम करना पड़ता है कि नहीं? इंतजाम में इतना वक्त लगता है? ठीक है, कल। नगद? और कैसे? नकद? उसके स्वर में जिद का फूट आया। हाँ, ऐसा रोकड़ा अदा करने की तुम्हारी हैसियत तो नहीं लगती। कल पर छोड़ो ना फैसला। रोकड़ा मिले तो हैसियत, ना मिले तो हैसियत नक्को। किसी का ऐसा खर्चा करना बोले तो हैरानी की बात है। अब है ना? क्या बोला? पहले नहीं थी। जब घूट नहीं लगाया था तब होती हैरानी की बात। तो जीत सिंह खामोश हो गया। तो क्या होता? तो बोलती रोकड़ा नहीं मांगता था। मेरा बाप बोरा भर के नोट छोड़ के मरा। छोड़ो वो किस्सा। कहीं तुम ये तो नहीं समझते कि मेरे को रोकड़ा देकर तुम मेरी मदद नहीं, मुझे खरीद रहे हो? बोले तो पहले महाडिक हुक्म देता था, कपड़े उतार, फर्श पर लेट, टांगे फैला। वैसे ही अब तुम हुक्म दोगे? अब वोदका उस पर हावी होने लगी जान पड़ती थी। नहीं, जीत सिंह धीरज से बोला। तुम्हारा और स्टाइल है। तुम फर्श पे लेटने को नहीं बोलता, स्टाइल से राइड मारता है। अभी छोड़ो भी ये किस्सा। बोला ना, अपना असल मकसद बोलो। कितनी बार बोलूं? आखिरी बार बोलो। तुम्हें नशा हो गया है तो तुम्हारे को प्रॉब्लम, मेरे नशे से तुम्हारे को बांधा? नहीं तो कुछ नहीं तो जवाब दो। देखो, जो भिड़ू वो गोवानी एडवर्डो अस्पताल में पड़ा मर रहा है, वो मेरे वास्ते बाप का माफिक। मैं उसको बिग डैडी बोलता है। बोलता ही नहीं है, समझता है। महाडिक की वजह से उसकी जान पर बनी है। वो या तो मरेगा या उम्र भर के लिए अपाहिज होगा। ऊपर से महाडिक जले पर नमक छिड़का। मेरे को भी लुढ़काना मांगता था, मैं साला किस्मत से बचा। तो मेरे को मालूम कि ऐसी वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, इसी वास्ते तुम्हारे को यह खतरा मोल लेने की फीस मांगता है। ऐसा भिड़ू अगर खत्म होता है तो तुम्हारे को बांधा नहीं, मेरे को भी नहीं। तो फिर प्रॉब्लम किधर है? तुम्हारे में ही है। क्या? वो बहुत पावरफुल, तुम साला उसके सामने कुछ भी नहीं। उसके पास ताकत, पैसा, कनेक्शंस, फ्रेंड्स। तुम्हारे पास क्या है? फ्रेंड्स बोला? बराबर बोला। कौन फ्रेंड्स? पुलिस वाले। पुलिस वाले कौन? मेरे को पक्की करके मालूम नहीं, बट आई एम श्योर पुलिस का कोई बड़ा अफसर महाडिक को, नोबल हाउस को प्रोटेक्ट करता है। इसी वास्ते महाडिक किसी से नहीं डरता, किसी से भी पंगा लेता है, किसी को भी वो खलास करने का हुक्म देता है, क्योंकि उसको पक्की कि उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो राक्षस है जो मर नहीं सकता। मरेगा तो साला फिर उठ के खड़ा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता। वो है ना, तुम देखना, देखेंगा ना। मेरे को उसके ख्याल से नशा नहीं होता। वह दयनीय स्वर में बोली। एवरी मिनट फाड़ खाने को दौड़ता दिखाई देता है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऐसी नौबत आने से पहले वो खुद ही खत्म होएगा। मेरा यकीन करो, तुम इधर बिल्कुल सेफ है। किसी को ना मालूम है, ना मालूम हो सकता है कि तुम किधर है। इस वास्ते चैन से सोने का। तुम उसकी ताकत नहीं पहचानते, वो मालूम कर लेगा। चुटकी बजा के तो नहीं मालूम कर लेगा। 2 दिन में मैं तुमको किधर और शिफ्ट कर देगा, फिर किधर और किधर और। ऐसा? हाँ। फिर तुम इसको खाली 2-3 दिन का गेम कैसे बोला? ठीक बोला, अंदाजे से बोला, पण जास्ती टाइम भी लग सकता है। पण एक बात पक्की है, बहुत जल्दी वो टाइम आएगा जब तुम महाडिक की परछाई से भी दूर होएगा, हमेशा के वास्ते, परमानेंट करके। बहुत जल्दी तुम नवे फ्लैट में, नवे सेटअप में, नवी जॉब के साथ नवा लाइफ एंजॉय करता होगा। प्रॉमिस करके बोलता है मैं तुम्हारे को, बस मेरे पर भरोसा रखने का, मेरा हेल्प करने का। क्या? उसने सहमति में सिर हिलाया। अभी जाता है क्या? इधर नहीं ठहरने का? नहीं, मेरे को किधर और बहुत काम। अर्ली मॉर्निंग में किसी भीड़ू से मिलने का, इसलिए किधर और होने का, उसका किधर और वेट करने का, किधर जिधर उसको आने का, जिधर का मैं उसको एड्रेस बोला।
तो मेरे को इधर अकेला रहने का? काहे, डिम्पल है ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। फ्रेंड, अभी कितना टाइम और बोलने का? कल लौटोगे तो सही इधर। बरोबर। कब? दोपहर में। मेरे को इधर हाउस अरेस्ट में तो नहीं रहने का। बोले तो किधर जाना मांगता हो तो जा सकता है ना। जा सकता है, पर गॉगल्स लगा के जाना, हेयर स्टाइल बदल कर जाना, ड्रेस चेंज करके जाना, ऐसा ड्रेस पहन के जाना जो तुम आमतौर पर घर से बाहर नहीं पहन के जाने का। यह बड़ा होटल है, इधर ब्यूटी पार्लर जरूर होगा, तो मैं बाल छोटे कटवाने का, ब्लॉन्ड डाई करवाने का, डार्क मेकअप लगाने का, देखना कोई नहीं पहचानने का। बढ़िया, ऐसे करना कल पहली फुर्सत में। अभी जाता है। अरे कोई पार्टिंग चीयर्स तो बोल के जाओ। क्या? उसने उठकर जीत सिंह के लिए विस्की का और खुद के लिए वोदका का नया ड्रिंक तैयार किया और बेड पर उसके बाजू में बैठकर बड़े स्टाइल से चीयर्स बोला। जीत सिंह ने बेमन से वो काम किया। ड्रिंक खत्म करके वो उठने लगा तो वो उसके साथ लिपट गई और उसकी गोद में ढेर हो गई। अरे वो बाहर है। जीत सिंह जबरन बंधन मुक्त होता बोला। आ जाएगी, डोर लॉक करो। वो मादक स्वर में बोली। नहीं, फिर कभी बहुत मौके आएंगे, देखना, अभी जाने दो। जाता है। उसको मुंह बिसूरता छोड़कर जीत सिंह वहां से बाहर निकल गया। बाहर डिम्पल उसे सोई ना मिली। वो सोफे के करीब खड़ी थी और लगता था कि तभी दरवाजे पर से हटी थी। वो खाम खाम मुस्कुराया। जा रहे हो? वो यूं बोली जैसे बोलना जरूरी हो और वो उस मद में खाना पूरी कर रही हो। उसकी बात मान लेनी थी, खुश हो जाती। कौन सी बात मान लेनी थी? डोर लॉक करने वाली। सब सुन रही थी। खामखा बेचारी का बाह छुड़ाए जात हो कर दिया। जीत सिंह ने घूर कर उसे देखा। वांदा नहीं, वो बोली। आखिर फिर कभी भी तो बोला, बहुत मौके आएंगे भी तो बोला। जाता है। डीसीपी पटवर्धन के मोबाइल की घंटी बजी। अपनी ड्राइवर चालित सरकारी गाड़ी में उस घड़ी वो शिवाजी पार्क के रास्ते में था। उसने कॉल रिसीव की। मारुति राव बोलता है। साहब, आवाज आई। बोलो। साहब, उस गोवानी का पता मिल गया है। अच्छा साहब, 70-80 अस्पताल चेक किया तो मालूम चला कि किधर है? धारावी में लक्ष्मी बाग करके जो इलाका है, उधर कस्तूरबा करके जनरल अस्पताल है, उधर आईसीयू में पड़ेला है। शुरू से ही उधर है? बरोबर साहब, सोमवार रात को, बोले तो मंगलवार सुबह कोई उसको उधर पहुंचाया, तभी से आईसीयू में पड़ेला है। एक ही बार होश में नहीं आया, मैं बरोबर मालूम किया। अभी फोन क्यों लगाया? बोलता है ना साहब, जल्दी बोलो। साहब, बुधवार दोपहर बाद एक भिड़ू इधर अस्पताल पहुंचेला था, जो गोवानी को अपना दोस्त और मुंबई में अपना मेहमान बोलता था। साहब, वो भिड़ू ही इधर शिनाख्त करके बोला कि गोवानी उसका पेशेंट। एडवांस रोकड़ा भी जमा कराया और अपना नाम और मोबाइल नंबर भी बोल के रखा, ताकि गोवानी एकाएक टे बोल जाए तो उसको खबर मिल सके। क्या नाम बोला? बद्रीनाथ। और साहब, मैं उधर से इस बद्रीनाथ का हुलिया निकलवाया तो वो एन वही निकला जो मेरे को उस भिड़ू का बोल के गया था, जो कि नोवल हाउस पहुंच के महाडिक साहब को हुल देता था। वो भी अपना नाम बद्रीनाथ बताता था। साहब, इसी वास्ते अर्जेंट करके फोन लगाया। मैं बोले तो दोनों एक ही आदमी। कोई बड़ी बात नहीं, उस गोवानी का सगा तो उसने निकलना ही था, तभी तो उसके अंजाम पर तड़पता था। लेकिन हैरानी है, अस्पताल वो बुधवार पहुंचा, यानी कि इससे पहले के 2 दिन उसे उसकी खबर नहीं थी। ऐसे ही होगा साहब, वो भी मेरा माफिक अस्पताल में भटका होगा। जीत सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। मैं कस्तूरबा जनरल अस्पताल से डॉक्टर पीताम्बर तांबे बोलता हूँ। आवाज आई। जीत सिंह का दिल जोरों से धड़का। रात की उस घड़ी अस्पताल से खबर थी तो कोई अच्छी खबर तो नहीं हो सकती थी। आप कौन? पूछा गया। मैं जी बद्रीनाथ। कोई एडवर्डो की बाबत खबर है? हाँ। ठीक तो है वो? नहीं, ठीक नहीं है, उसकी हालत एकाएक बिगड़ गई है। अरे क्या हुआ? स्ट्रोक आया। बोले तो हार्ट अटैक। कोमा में ही हो जाता है ऐसा, क्रिटिकल केस के साथ कुछ भी हो सकता है। ओह, इधर पेशेंट की केस हिस्ट्री वाली शीट पर दर्ज था कि इमरजेंसी में तुमको खबर करने का था, इसलिए फोन लगाया। मैं थैंक यू बोलता है। डॉक्टर साहब फौरन पहुंचता है। यस, डू इट फास्ट। संबंध विच्छेद हो गया। तत्काल घंटी फिर बजी। सदा अरवाड़े। आवाज आई। सांता क्रूज एयरपोर्ट से बोलता हूँ। पहुंच भी गए? जीत सिंह हैरानी से बोला। बोला था उड़ के आ सकता था, आया ना। कमाल है, मैं कल से पहले तुम्हारे पहुंचने की उम्मीद नहीं कर रहा था। बाई चांस प्लेन टिकट मिल गया। बढ़िया। अभी किधर आने का है? तुम मुंबई से वाकिफ हो?
खूब, अपना होम टाउन उधर ही पैदा हुआ। धारावी की टैक्सी करो, उधर लक्ष्मी बाग में कस्तूरबा जनरल अस्पताल पहुंचो, जिधर बिग डैडी। हाँ, कैसा है? ठीक नहीं है, अभी खबर मिली, इसी वास्ते उधर जाता है, मैं उधर ही मिलेगा। उधर किधर? लॉबी में या आईसीयू में? अक्खे अस्पताल में आईसीयू एक इंच। ठीक है, पहुंचता है। संबंध विच्छेद हो गया। जिस सड़क पर अस्पताल था उस पर उस घड़ी कोई आवाजाही नहीं थी। आधी रात की उस घड़ी अस्पताल के सामने का विशाल कंपाउंड भी खाली था। कंपाउंड का विशाल आयरन गेट यूं खुला था कि उसमें से पैदल जाया जा सकता था, वाहन नहीं जा सकता था। हॉर्न बजा, जीत सिंह बोला। सहमति में सिर हिलाते घायलों ने हौले से हॉर्न बजाया। आयरन गेट के एक बाजू बने केबिन में से वॉचमैन बाहर निकला और टैक्सी के करीब पहुंचा। आईसीयू में पेशेंट है। जीत सिंह खिड़की में से सिर निकालता बोला, इधर से फोन आया कि मरता है, अर्जेंट करके बुलाया। वॉचमैन ने सहमति में सिर हिलाया। पाँव पाँव जाने का, फिर बोला टैक्सी इधर ही छोड़ने का। मैं लॉबी में उतार के आता ना। घायलों बोला, वेट बाहर सड़क पर करेगा, ऐसे करने का है बरोबर। वॉचमैन ने आयरन गेट का एक पल्ला पूरा खोल दिया। घायलों ने टैक्सी आगे बढ़ाई। वो कैबिन के आगे से गुजरी तो जीत सिंह को दिखाई दिया कि कैबिन के भीतर एक वॉचमैन और मौजूद था। घायलों ने उसे लॉबी में उतारा और टैक्सी लौटा के ले गया। लॉबी में भी उस वक्त ना के बराबर हलचल थी। वहां पीछे बेंचों पर कुछ लोग सो रहे थे, कुछ ऊँग रहे थे। लॉबी के रिसेप्शन पर एक क्लर्क मौजूद था जिसने टैक्सी या जीत सिंह की आमद पर उस पत्रिका से सिर भी ना उठाया जिसे वो पढ़ रहा था। लिफ्ट पर सवार होकर वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा जहां की आईसीयू था। आईसीयू का दोहरा ग्लास डोर लॉन्ग कर वो भीतर पहुंचा तो उसने वहां भी सन्नाटा पाया। भीतरी दरवाजे के करीब बने नर्सिंग स्टेशन पर केवल एक नर्स मौजूद थी जो शुक्र था कि नीचे रिसेप्शन क्लर्क की तरह आगंतुक से बेपरवाह नहीं थी। जीत सिंह ने ठिठक कर भीतर निगाह दौड़ाई तो उसने उस बेड को खाली पाया जिस पर इतने दिनों से एडवर्डो पड़ा था। उसका दिल डूबने लगा। गया, होश में आए बिना ही चल बसा बेचारा। क्रोध की आग उसके भीतर जोर से भड़की। उसके जबड़े कसने लगे और दोनों मुट्ठियां भींचने लगी। यस, नर्स धीरे से बोली। बड़े यत्न से जीत सिंह ने अपने उस घड़ी के मिजाज पर काबू पाया। एडवर्डो, वो कठिन स्वर में बोला, बूढ़ो गवानी, वो उधर उस बेड पर था, वो उसको रूम में शिफ्ट किया ना। नर्स बोली, रूम में शिफ्ट किया? जीत सिंह सक पकाया। आज इवनिंग में? काहे? जो केस क्रिटिकल करके बन जाता है वो रूम में मरता है, इधर आईसीयू में मरना मना। क्या बोलता है मैन? क्या बोलता है? मैं क्या बोलता है? तुम्हारा डॉक्टर बोलता है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर पीताम्बर तांबे। क्या बोला? पीताम्बर पीताम्बर तांबे, डॉक्टर पीताम्बर तांबे। शाउट नहीं करने का। मैं सोचा तुम्हारे सुनने में लोचा। इधर कोई डॉक्टर तांबे नहीं है। क्या बोला? अरे मैं 14 ईयर से इधर नर्स, इधर कोई डॉक्टर तांबे नहीं है। ओह ओह, तो वो पेशेंट एडवर्डो इम्प्रूव किया, बहुत इम्प्रूव किया, होश में आ गया। वो कॉमा करके नो कॉमा। आज खाली 12 आवर्स में इतना इम्प्रूव किया कि डॉक्टर कोल बोला उसका आईसीयू में रहना जरूरी नहीं। बोले तो नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर था वो, सब हटा दिया गया सारा सामान, और ऑक्सीजन भी, वो भी। ऑक्सीजन इज पार्ट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वो भी अब किधर जरूरी। पर हार्ट अटैक स्ट्रोक करके जो बोला डॉक्टर। कौन डॉक्टर? तांबे? हाँ। कब बोला? किसको बोला? मेरे को बोला, फोन पर बोला बचना डिफिकल्ट, तभी तो दौड़ा चला आया इधर। अरे जब इधर कोई डॉक्टर तांबे है ही नहीं तो। ठीक, तो अब वो रूम में है, चौकस है, होश में है और रेस्ट करता है। 1-2 दिन में बातचीत करने लगेगा, 3-4 दिन में उठने बैठने लगेगा, 1 वीक में चलने फिरने लगेगा, 10 डेज में इधर से आउट होएगा। हो, इतनी गुड न्यूज पर थैंक यू बोलता है मैडम। अभी वो किधर है? बोला ना रूम में है। मैं सुना, बरोबर सुना। कौन से रूम में है? मेरे को नहीं मालूम। क्या बोला? तो मेरे को नहीं मालूम पेशेंट इधर से किधर गया। अरे मैन, सुनता काहे नहीं है? इधर से गया मालूम, रूम में गया मालूम। कौन से रूम में गया जाकर रिसेप्शन से पता करो। ठीक है, मुलाकात करना का है तो कल दिन में आना। इस टाइम तमाम का तमाम पेशेंट रेस्ट करता है, डिस्टर्ब करना नहीं मांगता, रूम में लाना नहीं मांगता। रिसेप्शन पर जाकर खाली पता करो तुम्हारा पेशेंट कौन सा रूम में है और नक्की करो। मुलाकात के लिए कल दिन में आना। अभी जाओ, इधर आईसीयू में जास्ती देर ठहरने का नहीं। तुम्हारा पेशेंट इधर नहीं है, इस वास्ते तुम्हारे को तो थोड़ा भी नहीं ठहरने का है ही नहीं। अभी चलो, नक्की करो। जीत सिंह बाहर निकला और लिफ्ट द्वारा वापस नीचे लॉबी में पहुंचा। रिसेप्शन से उसने एडवर्डो का रूम नंबर मालूम किया जो कि उसे बता दिया गया, लेकिन साथ में वहां से यह भी सख्त हुक्म जारी हुआ कि उस घड़ी रूम में जाने की कोशिश करने का नहीं था। जीत सिंह फिर भी संतुष्ट था। उस खबर का यह मतलब अब बराबर था कि अब एडवर्डो को सरकारी अस्पताल में से कहीं भी किसी भी बेहतर अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता था। लेकिन उस कॉल का क्या मतलब था जिसने उसे आधी रात को वहां तक दौड़ाया था? जरूर डॉक्टर से केस हिस्ट्री वाली शीट पढ़ने में कोई गलती हुई थी। उसने 2 केस शीट इकट्ठी पड़ी थी और उन्हें गट-मट कर दिया था। दिल का दौरा किसी और पेशेंट को पड़ा था और उसने फोन दूसरे पेशेंट के, एडवर्डो के करीबी को उसे खड़का दिया था। लेकिन नर्स तो कहती थी उधर कोई डॉक्टर पीताम्बर तांबे था ही नहीं।
जरूर गलत कहती थी, डिंग हाँकती थी अपनी पुरानी नौकरी की। इतने बड़े अस्पताल में हर डॉक्टर से वो भला कैसे वाकिफ हो सकती थी। वो इमारत से बाहर निकला और कंपाउंड पार करके आयरन गेट पर पहुंचा। सदा आरवाड़े का इंतजार वो बाहर सड़क पर घायलों की टैक्सी में बैठकर कर सकता था। आयरन गेट पर वो ठिठका। घायलों की टैक्सी उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई न दी। दोनों तरफ सड़क सुनसान पड़ी थी, लेकिन नहीं, सड़क से पार एक पेड़ की ओट में एक काली एम्बेसडर खड़ी थी। न जाने क्यों उस घड़ी जीत सिंह को ऐसा लगा कि वो काली एम्बेसडर उसकी आमद के वक्त भी वहां थी। उसके देखते देखते 3 लंबे चौड़े आदमी एम्बेसडर से बाहर निकले और दृढ़ कदमों से सड़क पार करने लगे। उनके भारी बूटों के सड़क पर पड़ने की आवाज वातावरण में यूं गूंजी कि जीत सिंह की तवज्जो उनकी तरफ जाए बिना ना रही। ऐसे बूट तो पुलिस वाले ही पहनते थे, उन्हें ही वो वर्दी के साथ इशू होते थे। पुलिस वाले बिना वर्दी में किस फिराक में थे, या उनके बूट ही पुलिस वालों जैसे भारी थे? वो खामखा सोच रहा था कि वो पुलिस वाले थे। पलक झपकते वो जीत सिंह के सामने पहुंचे। बद्रीनाथ, एक कर्कश स्वर में बोला। जीत सिंह जैसे आसमान से गिरा। हाँ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कि क्या? चुपचाप चले आओ। क्या किया है मैंने? थाने चलकर मालूम पड़ेगा। कौन से थाने चलकर मालूम पड़ जाएगा? कौन से थाने से हो? जास्ती बात नहीं। वो वार्तालाप सुनकर दोनों वॉचमैन कैबिन से बाहर निकल आए थे। मेरे को मालूम होना मांगता है, जीत सिंह वॉचमैनों को सुनाता उच्च स्वर में बोला। मेरे को गिरफ्तार करने वाले कौन है और मेरे पर क्या चार्ज है? मेरे को अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाओ और गिरफ्तारी का वारंट दिखाओ। अबे माथा फिरेला है, दूसरा बोला। तुम मेरे को यूं उल्लू नहीं बना सकते। मैं भीतर से धारावी थाने को पर फोन लगाता है, 100 नंबर पर फोन लगाता है। जीत सिंह एकाएक घुमा और वापस अस्पताल की इमारत की तरफ लपका। रुक जा साले, कोई पीछे से चिल्लाया। गोली मार देंगे। तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती, जीत सिंह दिलेरी से बोला। तुम साले पुलिस वाले है ही नहीं। 2 गवाहों के सामने गोली चलाने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। गवाहों को भी शूट करने का है तो बोलो। अबे हल्का ठम पुलिस वाले, तो भी एक निहत्थे की पीठ पर गोली मारने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। तब तक तेज कदमों से चलता जीत सिंह एकाएक जी छोड़कर भीतर को भागा। अबे जब तू फरार होने की कोशिश करता दिखेगा तब भी पहले डीसीपी से पक्की करने का होगा। डीसीपी? कौन डीसीपी जिसके तुम भड़वे हो? ठहर जा साले हरामी। गोली की बाबत वो आश्वस्त था, जो कि नहीं चलने वाली थी। वजह वही 2 थी जो उसने बोली थी, लेकिन वो 3 जने उसे काबू में बराबर कर सकते थे। वो लॉबी में पहुंचा और दाईं ओर के लंबे गलियारे में सरपट भागा। आगे एल की शक्ल का मोड़ था, जिसके आगे और लंबा गलियारा था। वहां शायद उन्हें गोली चलाने में कोई गुरेज ना होता, लेकिन अब उसके सामने उस गलियारे में कदम डालने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह उसमें लपका। पीछे भारी बूटों के धमाधम फर्श पर पड़ने की आवाजें करीब होती जान पड़ रही थी। आगे गलियारे के सिरे पर एक खुला दरवाजा था, जिसके आगे पिछवाड़े का कंपाउंड और फिर एक छोटा सा फाटक था। किसी भी क्षण पीछे से गोली चलने की और पीठ से आकर टकराने की उम्मीद करता वो फाटक तक पहुंचा और उसे धकेलकर पिछवाड़े की फ्रंट से भी ज्यादा सुनसान सड़क पर पहुंचा। आधी रात की तो बात ही क्या थी, पिछवाड़े की वैसी सड़कों की बाबत वो जानता था कि दिन में भी सुनसान ही रहती थी। वो तीनों भी फाटक से निकलकर उस सड़क पर पहुंचे। अब जीत सिंह और उनमें न्यूनतम फासला था और वहां गोली चलती तो आवाज सुनने वाला भी कोई ना होता। दाता, दाता, आखिरी वार्निंग है तेरे वास्ते। पीछे से कोई चिल्लाया, रुक जा वरना यहीं मड़ा पड़ा होगा। जीत सिंह की रफ्तार अपने आप ही घटने लगी। पीठ में गोली खाकर मरने के मुकाबले में उनके चंगुल में आना अच्छा था, तब शायद बचाव की कोई सूरत निकल आती। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक पहाड़ सा आदमी एकाएक कहीं से निकला और बीच में कूद पड़ा। बला की फुर्ती से वो तीनों आतोताइयों पर पिल पड़ा और तीनों पर बिजली की रफ्तार से लात घुसों की बरसात करने लगा। सदा हार पड़े। मार्गोवा में अरबाड़ से पहली मुलाकात से पहले अपने फोन पर हुई वार्तालाप का आखिरी अंश उसके जहन में गूंजा। सड़क पर जो दारा सिंह जैसा बना वीर मराठा दिखाई दे, वो मैं। जीत सिंह कुछ क्षण टिटका खड़ा रहा, फिर फाइट में शरीक होने की नीयत से उन लोगों की तरफ लपका। निकल ले। आरवाड़े गरजता सा बोला। रुकने का नहीं, निकल ले। आवाज में हुक्म की ऐसी गर्जना थी कि जीत सिंह से उदली करते ना बनी। वो घूमकर सड़क के सिरे की ओर भागा। पीछे जो कुछ हो रहा था उस बाबत उसे कोई तसल्ली थी तो ये थी कि उसका दिल गवाही देता था कि आरवाड़े उन तीनों से निपट सकता था और पिछवाड़े के अंधेरे में वो शिनाख्त में भी नहीं आने वाला था। वो सड़क के सिरे पर पहुंचा तो उसे घायलों की टैक्सी और भीतर स्टीयरिंग के पीछे बैठा घायलों दिखाई दिया। वो करीब पहुंचा तो घायलों ने हाथ बढ़ाकर उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया। जीत सिंह टैक्सी में सवार हो गया तो उसने टैक्सी को स्टार्ट करके गियर में डाला। अभी नहीं। अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने का प्रयत्न करता जीत सिंह जल्दी से बोला, अभी रुक, इधर हिच। घायलों सक पकाया। हाँ पण सड़क पर निगाह रख, कोई उधर से अकेला आता दिखाई दे तो रुका रहने का, एक से ज्यादा भीड़ों आते दिखाई दे तो निकल लेने का। बात क्या है, हुआ क्या? पहले तू बता, इधर कैसे पहुंच गया? तेरे को तो अस्पताल के फ्रंट में वेट करने का था, उधर हिच करता था। तेरे पीछू एक काली एम्बेसडर आई, 3 हलकट बाहर निकले और मेरे को हुल देने लगे। बोले पुलिस वाले थे, बाई फोर्स मेरे को उधर से नक्की किया। ओ
अभी मेरे को किधर तो ठहरने का था, तेरे को छोड़ के तो नहीं जा सकता था ना, इस वास्ते इधर आके ठहरा। मैं गली के दूसरे सिरे की तरफ भी तो भाग सकता था, पर भागा तो नहीं। भाग सकता था बोला मैं, राउंड लेता ना, ओह राउंड लेता, मैं फिर भी ना मिलता तो अभी क्या बोलेगा। पर गॉड इज काइंड, मर्सी किया, तू मिला एंड सेफ, वन पीस मिला। वन पीस जीते मेरे को पक्की कि वो तीनों भिड़ू तेरी ही फिराक में। अभी बोल, ऐसा ही था कि नहीं? ऐसे ही था, पीछू पड़े, बरोबर पड़े, बड़ी मुश्किल से बचे। कैसे? एंड टाइम पर गॉड अपना एक मैसेंजर भेजा मेरा हेल्प के वास्ते, उसने बचाया। जीसस जीसस, अभी वो मैसेंजर किधर है? अस्पताल के पिछवाड़े में रोड पर अपना गुड डीड करता है, उधर कोई हलचल मालूम तो नहीं पड़ता। इतने फासले से कैसे मालूम पड़ेगा? बराबर बोला। कुछ क्षण बेचैनी से पहलू बदलता जीत सिंह टैक्सी में बैठा रहा। आखिरकार जब सस्पेंस नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो एकाएक वो बोला, चल। किधर? घायलों हड़बड़ाया। अस्पताल के पिछवाड़े की तरफ, जिधर से मैं आया। सड़क पर टैक्सी दौड़ा, रास्ते में कहीं रुकने का नहीं, मेरे को खाली वॉच करने देने का। कोई भी धमकाए, हुल दे, गलाटा करे, रुकने का नहीं। क्या? घायलों ने सहमति में सिर हिलाया। उसने इग्निशन ऑन किया और टैक्सी को पिछवाड़े की सड़क पर डाला। टैक्सी तेज रफ्तार से सुनसान सड़क पर दौड़ चली। होटल के पिछवाड़े में पहुंची, पार निकल गई। कहीं कोई ना था, सड़क बिल्कुल सुनसान थी, वीरान थी। क्या माजरा था? फ्रंट में चल, वो बोला, पण उधर भी रुकने का ना है, ना स्पीड कम करने का है, खाली आयरन गेट के आगे से गुजरने का है। घायलों ने निर्देशित ढंग से टैक्सी दौड़ाई। रफ्तार से वो अस्पताल के आयरन गेट के आगे से गुजरी। जीत सिंह को वहां कहीं ना काली एम्बेसडर दिखाई दी, ना उसका तीनों में से कोई पैसेंजर दिखाई दिया। अब उसे एक नई चिंता सताने लगी। क्या अरवाड़ा ने खुद को बहुत ज्यादा करके आंका था? क्या वो उन तीन जनों से पार नहीं पा सका था और वो उसे गिरफ्तार करके ले गए थे? हो तो सकता था, उसकी अक्ल ने गवाही दी। तभी तो ना अरवाड़े वहां कहीं था और ना वो तीनों। फिर उसकी तवज्जो एडवार्डो की तरफ गई। उसकी क्या पोजीशन थी? यह बात तो निश्चित थी कि एडवार्डो की वजह से ही वो तीनों वहां थे, जो कि डीसीपी पटवर्धन के आदमी नहीं थे तो यकीनन महाडिक के आदमी थे। दोनों तरीकों से बात एक ही थी, क्योंकि अब यह निश्चित था कि डीसीपी पटवर्धन और गणेश महाडिक एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। जब नवलानी अस्पतालों की पड़ताल से एडवार्डो का पता निकालने में कामयाब हो सकता था, तो वो लोग भी तो कामयाब हो सकते थे, जो कि उस जानकारी को जीत सिंह पर हाथ डालने का जरिया बनाने के तमन्नाई थे। अगर ऐसा था तो एडवार्डो की निगाहबीनी तो जारी दिखाई देनी चाहिए थी, या उन्होंने सोच लिया था कि जीत सिंह की दोबारा वहां कदम रखने की हिम्मत अब नहीं होने वाली थी। हो तो सकता था ऐसा भी, या फिर इस बार वो अस्पताल के भीतर कहीं छुपे हुए थे। जीत सिंह को वो बात ज्यादा जची। अब कैसे पता लगे कि असल माजरा क्या था? अगर वो भीतर कहीं थे तो इस बार उनका पहले से कहीं बड़ी तादाद में होना लाजमी था, ताकि इस बार एक क्या कई आरवाड़े भी आकर जीत सिंह को उनके चंगुल में फंसने से ना बचा सके। कैसी विकट स्थिति थी! क्या इस स्थिति में वो एडवार्डो को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दे? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसी एहसान फरामोशी का तो वो ख्याल भी नहीं कर सकता था। अब जबकि एडवार्डो की हालत सुधर रही थी, अब उसका आईसीयू में रहना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा था। वो कोमा से बाहर आ चुका था, तो उसे मालूम होना चाहिए था कि वो वहां अकेला नहीं था और जीत सिंह, उसका अजीज, उसकी दुर्गत का बदला लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। असमंजस की उस स्थिति में कई क्षण गुजरे। तभी एकाएक उसके मोबाइल की घंटी बजी। बड़े व्यग्र भाव से उसने कॉल रिसीव की। लाइन पर सदा आरवाड़े था। कहाँ हो? उसने पूछा। अस्पताल से थोड़ी दूरी पर हुई हूँ, जीत सिंह बोला। लेकिन सेफ? हाँ सेफ। तुम अपनी बोलो, क्या हुआ? मेरा मकसद कामयाब हुआ, तुम्हें भाग निकलने का मौका देने का था ना। वो तीनों, एक बार तो ढेर किया ना तीनों को। ऐसे एकाएक बीच में टपका की गड़बड़ा गए साले, अंधेरे में मेरे को पहचान भी ना सके। तुम्हारे निकल लेने के बाद जैसे एकाएक में वहां टपका था, वैसे ही चेकाएक गायब हो गया। पिछवाड़े में पहुंच कैसे गए थे? लॉबी में था, तभी पहुंचा था। तुम और वो तीनों भिड़ू गलियारे में दाएं भागे। मैं बैक के लॉन में से, आगे किचन में से होकर पिछली सड़क पर पहले पहुंच गया और एक कूड़े के ड्रम के पीछे छुप गया। तुम्हारे सामने से गुजरते ही मैं जंप मारकर बीच में उनके रास्ते में आ गया। आगे जो हुआ वो बोलना किधर जरूरी। ये पक्की कि वो रोशनी में देखे तो तुम्हें पहचान नहीं सकते। हाँ, उस बाबत बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। तुम्हें सूझा कैसे कि वो मेरे पीछे थे? अरे आंखों से देखा ना। पण क्यों थे ये तो नहीं मालूम होगा, अंदाजा है क्या? कोई बिग डैडी की वजह से ही पंगा? असल बात तुम बोलो। यही बात। वो भिड़ू लोग मेरे को थामने आया, इस वास्ते बिग डैडी को जरिया बनाता था। काहे? लंबी कहानी है, बोलेगा। है कौन वो भिड़ू? पुलिस बोलते थे, पण कुछ भी है तो दुश्मन। ठीक, तुम अभी किधर है? इधर ही है, अस्पताल के भीतर। एडवार्डो से मिले? नक्को, पण मालूम कर लिया है कि वो दूसरे माले पर बी विंग में रूम नंबर 206 में है। मैं बिग डैडी से नहीं मिला, पण डीएमएस से मिला है। डीएमएस बोले तो डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, जो इधर नाइट में एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी पर है। वो कंफर्म किया कि अब पेशेंट को किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जाने में खतरा न को। मैं उसको जसलोक के लिए रेडी किया, तो सुबह उसे जसलोक में शिफ्ट किया जाएगा। अभी क्या बोला?
मैंने डीएमएस को इस काम के लिए राजी कर लिया है। उसने जसलोक में बात भी कर ली है। वो लोग अपना वो खास एम्बुलेंस जो हर इमरजेंसी के लिए तैयार होता है इधर भेजने का है। पर अभी प्रॉब्लम क्या? अभी याद आया, वो तीनों भिड़ू किधर है? इधर ही है, इसी वास्ते प्रॉब्लम। बाहर तो मैं किसी को ना देखा, अंदर है। ये टाइम इसी वास्ते अंदर है कि बाहर से दिखाई ना दे। हो ये पुलिस वाले हो या मवाली, तेरे निकल जाने से इनको लोचा। इस वास्ते बोले तो इनकी इधर गिनती बढ़ सकती है। ऐसा हो पाने से पहले बिग डैडी का इधर से आउट होना जरूरी। क्या बांधा है? जब जसलोक की एम्बुलेंस आ रही है, तुमने खुद बोला ये भेड़ू इधर बिग डैडी की वॉच पर है, जिससे तुम्हारे मिलने आना इनको पक्की। अभी इनको मालूम बिग डैडी कस्तूरबा में, फिर मालूम होगा बिग डैडी जसलोक में। क्या तुम्हारा उसको गोवा ले जाने का इरादा है? चांस लगा तो बरोबर है। एम्बुलेंस वाला डॉक्टर उसका कंडीशन लंबे सफर वाला बोला तो बरोबर है। बदरी बिग डैडी के साथ इधर किधर भी पंगा। तुम उसको सेफ मांगता है तो उसका इधर से आउट होना जरूरी। ठीक है, मैं कुछ करता है, मैं वॉच रखेगा। अभी कट करता है। जीत सिंह ने फोन बंद करके जेब के हवाले किया। गायलो फिर गंभीरता से बोला, टैक्सी मेरे हवाले कर। जीते जब मैं हवाले है तो टैक्सी अपने बिना। क्या नको, मैं इधर साथ एक बार पहले साथ दिया था तो भूल गया क्या बीती थी? पहले बड़ा बटाटा ठोक कर अस्पताल केस बनाया, फिर थाने में पुलिस ने मार लगाई। नहीं गायलो, ये टाइम में तेरे को साथ नहीं मांगता, खाली टैक्सी को साथ मांगता है। टैक्सी भी तो पहचान का जरिया, वो मैं सेट करता है। जीत सिंह ने उसके औजारों में से पेचकस अपने कब्जे में किया और टैक्सी की अगली पिछली दोनों नंबर प्लेट उतार कर डिक्की में डाल दी। अभी निकल ले। जीते गायलो अनुनयपूर्ण स्वर में बोला, मैं तेरे साथ। नक्को, जिद करेंगा तो मैं एक ही बात बोलेगा, क्या टैक्सी भी ले जा? क्या? नहीं नहीं तो कहना मान, निकल ले। किधर जाऊं? घर जा। कल तेरी टैक्सी या तो जम्बूवाड़ी पहुंच जाएगी या मेरे को मोबाइल पर फोन लगाना, मैं बोलूंगा किधर खड़े लिए। अभी हाँ बोल। तू जिद कर रहा है तो कर रहा है ना? हाँ, नंबर नोट कर। उसने किया। निकल ले। घायलों टैक्सी से उतरा और भारी कदमों से चलता अस्पताल से विपरीत दिशा में बढ़ा। जीत सिंह ने उसकी निगाहों से ओझल हो जाने तक प्रतीक्षा की, फिर टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर उसका इग्निशन चालू किया और उसे वापस अस्पताल के आयरन गेट की तरफ दौड़ाया। गेट के एन सामने टैक्सी ले जाकर उसने जानबूझकर जोर से हॉर्न बजाया। एक वॉचमैन बाहर निकला। अरे माथा फिरेला है, गुस्से से बोला, टेम देख, जगह देख, अस्पताल है साला, अस्पताल के आगे ऐसा हॉर्न बजाते हैं? सॉरी बोलता है। जीत सिंह खिड़की से सिर निकाल कर बोला, अभी खोलो। वॉचमैन ने गर्दन निकालकर भीतर झांका तो पाया टैक्सी में कोई पैसेंजर नहीं था। किधर जाने का है? वो बोला, भीतर भीतर जाने का है। अरे वो तो है, पण काहे? अरे वो जो 3 पुलिस वाला भिड़ू है वो टैक्सी मंगाया है ना। पुलिस वाला भिड़ू? वर्दी के बिना 3? अच्छा, वो तेरे को कैसे मालूम? मोबाइल पर बोला ना। तेरे पास मोबाइल है ना? जीत सिंह ने मोबाइल निकालकर उसे दिखाया। आजकल तो सबके पास है, तेरे पास नहीं है? नहीं है साला, फालतू का खर्चा। अभी खोल भी तो। उसने आयरन गेट का एक पूरा पट खोला। ऐसे ही खोल के रखना। टैक्सी भीतर सरका। जीत सिंह बोला, उल्टे पांव आता है, आना। ड्राइवे पर टैक्सी चलाते वो लॉबी के सामने पहुंचा। वहां उसने जानबूझकर एक्सीलेटर दबाया ताकि अतिरिक्त आवाज हो। गियर को न्यूट्रल में सरकाया, इग्निशन को ऑन ही छोड़ा और बाहर निकला। सावधानी से सामने की 3 सीढ़ियां चढ़कर उसने भीतर कदम डाला। तत्काल भीतर हलचल हुई। वो तीनों वहां फैल के बैठे हुए थे। जीत सिंह की पैनी होती निगाह ने तीनों को बिन लिया। एक रिसेप्शन पर खड़ा था, दूसरा उस गलियारे के दाहिने पर मौजूद था जिसमें जीत सिंह भागा था, और तीसरा हॉल के बीच में एक बेंच पर बैठा हुआ था। सबसे पहले रिसेप्शन वाले ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाह जीत सिंह से मिली तो उसके चेहरे पर सख्त हैरानी के भाव उभरे। जीत सिंह ने भी यूं हैरान होकर दिखाया जैसे उन लोगों की भीतर मौजूदगी की वो कतई अपेक्षा नहीं कर रहा था। तत्काल वो घुमा और टैक्सी की तरफ लपका। थांबा, पीछे कोई चिल्लाया। जीत सिंह टैक्सी में सवार हुआ। उसने उसे गियर में डाला और बाहर को दौड़ाया। वॉचमैन, पीछे कोई चिल्लाया, फाटक बंद, टैक्सी बाहर ना जाने पाए। वॉचमैन जो भीतर कैबिन में चला गया था तत्काल बाहर निकला और आयरन गेट के खुले पट के पास पहुंचा। वो उसको आधा वापस धकेल चुका था जबकि जीत सिंह की टैक्सी उससे टकराती हुई बाहर निकल गई। सड़क पर पहुंचकर उसकी रफ्तार बढ़ाने की उसने कोई कोशिश न की। वो शनिवार 25 अप्रैल। अगले रोज सोकर उठने में और फिर सक्रिय होने में जीत सिंह को 9 बज गए। सबसे पहले उसने सदा अरवाड़े को फोन लगाया, उसके उस मोबाइल नंबर पर जो तब उसकी अपनी स्क्रीन पर आया था, जबकि उसने एयरपोर्ट से जीत सिंह को फोन लगाया था। सबसे पहले दोनों ने इसी बात की तस्दीक की कि पिछली रात दोनों सुरक्षित अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए थे। फिर जीत सिंह ने उसके मुकाम की बाबत सवाल किया। बिग डैडी जसलोक में ही है। जवाब मिला, पिछली रात उसकी हालत गोवा के लंबे सफर के काबिल नहीं बताई गई थी। वैसे ठीक है, लगता तो है। उसकी असल हालत की बाबत यहाँ के डॉक्टर साहबान शाम तक बताएंगे। वह कहाँ है? 5वीं मंजिल के एक वार्ड में फिलहाल।
जैसे उन लोगों ने कस्तूरबा अस्पताल का पता पा लिया, वैसे जसलोक का भी पालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, पर इधर घुसना, कोई पंगा करना आसान ना होगा, नामुमकिन भी ना होगा, खास तौर से वार्ड में। मैं उस बाबत कुछ सोचेला है, कुछ प्लान किएला है, और इधर एडमिनिस्ट्रेशन से बात किएला है। बोले तो मैं इस बाबत ये स्टोरी सेट किया है कि बिग डैडी नेता है और उधर गोवा में अपोजिशन में बड़ी ताकत है, इस वजह से उसको इधर खतरा है। फिर शाम तो उसको प्राइवेट रूम मिल जाएगा, जिधर उसको अपना सिक्योरिटी का इंतजाम करने का परमिशन होगा। प्राइवेट करके सिक्योरिटी? हाँ वही। किधर से आएगा? इधर से ही आएगा। ऐसा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियां आजकल हर बड़े शहर में होता है। तो मेरे को मालूम इधर किधर है? नक्को। तो फिर तुम लोकल भेड़ू, तो मेरे को ही मालूम करने का और सब सेट करने का। ओह, तुमने अपना कोई इंतजाम किया ना? इधर जसलोक के बाजू में ही वेलकम करके एक छोटा सा होटल है, उधर अपन एक रूम ठीक किया है। तुम चाहो तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मेरे को मालूम, पर इधर मेरे को बिग डैडी के करीब होना। क्या? ठीक, मैं थोड़ा टाइम में फिर फोन लगाता है, वरना नहीं। जीत सिंह ने शेखर नवलानी को फोन लगाया। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। नवलानी बोला। ऐसा? हाँ, डीसीपी पटवर्धन की बाबत कुछ जानकारी हाथ लगी है। उसको मैं पेपर पर लिखकर अपने ऑफिस में छोड़े जा रहा हूँ, जाके मेरी सेक्रेटरी से कलेक्ट कर लेना। वो तो मैं करेंगा साहब, पर जा रहा हूँ बोला। हाँ, मुझे एक बहुत ही जरूरी असाइनमेंट पर पुणे जाने का है, जहां से मैं देर रात ही लौट सकता हूँ या अगले दिन लौट सकता हूँ, या वहां कई दिन लग सकते हैं। ओह, कोई प्रॉब्लम जीत सिंह? वो तो है ही प्रॉब्लम, और जीत सिंह का तो चोली दामन का साथ। पंड बोले तो क्या? बोलो बोलो साहब, मेरे को तुम्हारा आसरा, तुम्हारे बिना मैं खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। बोले तो नंगा महसूस करता हूँ। हौसला रखो, मैं जल्दी ही लौटूंगा। मैं उधर भी फोन लगा सकता है? हाँ खुशी से, अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। है तो सही क्या? जीत सिंह ने प्राइवेट सिक्योरिटी की बाबत उसे बताया। नो प्रॉब्लम। फोर्ट में काला घोड़ा मालूम सर, यशवंत चौक पर नॉरिन हाउस करके एक बिल्डिंग है, उसके दूसरे माले पर कोबरा इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का ऑफिस है। उधर जाके आदिनाथ धनेकर से मिलना, ये हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू बोलता है साहब। और बोलो। और है तो सही बोलने का। बोलो भाई। साहब रोकड़ा मांगता है। कितना? ढेर, पण कोलाबा जाना नहीं मांगता। मैं समझ गया। ठीक है, 11 के बाद किसी भी वक्त मेरे ऑफिस आना, तुम्हारा सारा पैसा मिल जाएगा। साहब सारा नहीं, अब खत्म करो ये किस्सा। वो पैसा पुरसुमल के पास तुम्हारी अमानत है, वो सारी जिंदगी तुम्हारी अमानत का कस्टोडियन बना नहीं रह सकता। मैं किधर रखेंगे साहब? सोचो, बड़े बड़े काम करते हो, ये तो एक छोटा सा काम है, करो फंड। और फिर मैंने बताया तो था तुम्हें जौहरी बाजार के प्राइवेट वॉर्ड्स के बारे में, जहाँ की लॉकर लेना हो तो बैंकों जैसी पूछताछ नहीं की जाती। हाँ बताया तो था। और बोलो। और तो साहब थैंक यू बोलता है। जीत सिंह खार पहुंचा। नवलानी के ऑफिस से उसे नोटों से भरा एक ब्रीफ केस और एक बंद लिफाफा हासिल हुआ। लिफाफे में कुछ ऐसे कागजात थे जिनको बल निकालकर टेप से जोड़ा गया था, और उनसे संबंधित नवलानी की रिपोर्ट थी। कचरे में से बिने गए उन कागजात पर आधारित रिपोर्ट कहती थी डीसीपी केशव राव पटवर्धन का बीवी के साथ जॉइंट एक सेविंग बैंक अकाउंट तारदेव के स्टेट बैंक में था, जिसमें उसकी तनख्वाह जमा होती थी और जिसका हुलिया बैलेंस लगभग 84,000 रुपए था। एक और सिंगल ऑपरेशन वाला अकाउंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड की मेरिन ड्राइव ब्रांच में था, जिसमें कोई 45 लाख रुपए जमा थे। साथ में लाल स्याही में टिप्पणी थी कि ऐसे बड़े बैलेंस वाले उसके और अकाउंट भी हो सकते थे। एक और कागज से मालूम होता था कि बांद्रा के पाली हिल इलाके में उसका एक लग्जरी फ्लैट था, जो उसने बैंक से फाइनेंस कराया हुआ था और जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी। साथ में टिप्पणी थी कि वो ऐसी बेनामी का प्रॉपर्टीज का भी मालिक हो सकता था, जो कि तफ्तीश का मुद्दा था। कचरे से बरामद करके टेप से जोड़ा गया ऐसा आखिरी कागज एयरटेल के मोबाइल कनेक्शन का पिछले महीने का बिल था, जिसके साथ नत्थी कॉल किए गए टेलीफोनों की स्टेटमेंट 4 पेज लंबी थी और उसमें कई ट्रंक कॉल दर्ज थी, जिनमें की काफी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हो सकती थी। उस संदर्भ में नवलानी की टिप्पणी थी कि मौजूदा हालात में वो जानकारी हासिल करने के लिए भागदौड़ वो नहीं कर सकता था, क्योंकि नहीं जानता था कि पूना में कब तक बिजी रहने वाला था। अलबत्ता उसे सुझाया गया था कि लेग वर्क के उस मामूली काम को कोबरा सर्विसेज वाले भी अंजाम दे सकते थे, जहां की हाजिरी जीत सिंह ने भरी। आदिनाथ धनेकर, जो कि कोबरा का पार्टनर था, जीत सिंह से जरूर नवलानी की सिफारिश की वजह से बड़ी गर्मजोशी से मिला। वो कोई 50 साल का हट्टा कट्टा फौजियों जैसा मुस्तैद शख्स था। नवलानी तुम्हें अपना पर्सनल फ्रेंड बोला। वो बोला उनकी मेहरबानी। जीत सिंह अपने स्वर को भरसक सभ्य बनाता बोला, जो उन्होंने ऐसा समझा ऐसा कहा। अभी क्या सर्विस करें हम आपकी? जवाब में जीत सिंह ने सबसे पहले एडवार्डो के लिए जसलोक में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत बयान की। इजी, धनेकर बोला, समझ लो हो गया ये काम। और 2 भी आदमियों की सीक्रेट करके तफ्तीश मांगता है। किस सिलसिले में?
गैर कानूनी बार और जुए के अड्डे चलाने के सिलसिले में आईसी एक का नाम केशव राव पटवर्धन है और वो मुंबई पुलिस में डीसीपी है। आजकल वो जिस महकमे का इंचार्ज है उसका काम ऐसे ठियों की पड़ताल करना भी है। इस काम के लिए वो कोई स्पेशल स्क्वाड सेट किया है जो ऐसी नाइट लाइफ का पता निकाल कर उस पर रोक लगवाने का काम करता है। मेरे को मालूम पड़ा है कि रोक लगवाने का डिरामा ही करता है, असल में प्रोटेक्शन देता है, कुछ चलवाता है। ऐसे धंधे पुलिस प्रोटेक्शन के बगैर चल ही नहीं सकते। बोले तो कुछ ऐसे ठियों का वो खुद ही मालिक। कोई बड़ी बात नहीं, पुलिस के आला अफसर बेनामी में बसें चला सकते हैं, गैस एजेंसी चला सकते हैं, राशन शॉप चला सकते हैं, पेट्रोल पंप चला सकते हैं, तो आफ्टर लीगल आवर्स बार क्यों नहीं, कैसीनो क्यों नहीं। लेकिन ऐसे कामों में ऐसे अफसरान का कोई ना कोई फ्रंट होता है जो कि उनके पूरे भरोसे का आदमी होता है, जो कि खुद को मालिक बताता है लेकिन होता केयर टेकर है, बड़ी हद मैनेजर होता है। इन डीसीपी साहब का भी ऐसा कोई फ्रंट होगा, कोई ऐसा भरोसे का आदमी होगा जो उनकी जगह उनका कारोबार चलाता होगा, है ना। उसका नाम गणेश दिवाकर राव महाडिक है। आगे जीत सिंह ने वो सब बयान किया जो वो महाडिक के बारे में जान पाया था। तो धनेकर बोला, सीक्रेट तफ्तीश के निशाने पर दूसरा आदमी ये गणेश महाडिक है। हाँ, मेरे को इन दोनों की फुल चेकिंग मांगता है और सबूत मांगता है कि मिडनाइट क्लबों के गैर कानूनी धंधों में ये दोनों जोड़ीदार। ये भी मालूम करने का है कि इन दोनों की धंधे की आपसी सेटिंग क्या है और चमचे के फंसने से मालिक फंस सकता है या नहीं। रिपोर्ट किधर करना होगा? रिपोर्ट मेरे को नहीं, नवलानी साहब को भेजने का। मेरे को कुछ बोलने का तो मोबाइल पर बोलने का नंबर देता है। ठीक, ये डीसीपी की कुछ जानकारी नवलानी साहब निकाला। जीत सिंह ने रिपोर्ट वाला लिफाफा उसके सामने रखा। ये भी आपको रखने का, डीसीपी की पड़ताल में आपके काम आएगा। गुड, मेरे को मालूम पड़ा है इस धंधे में बहुत रोकड़ा है। होगा ही, तभी तो एक डीसीपी उसमें। रोकड़ा बोले तो 2 नंबर का। क्या इस वास्ते ये भी मालूम करने का कि इतना रोकड़ा किधर जाता है। ये काम जरा मुश्किल है। ब्लैक मनी के पैसे की ट्रेल मुश्किल ही हासिल होती है। कैश जनरेट हो रहा है, पर नाला बह रहा है, ये आसानी से दिखाई दे जाता है, लेकिन वो बह के किधर जाता है ये जानना मुश्किल ही नहीं, जान जोखिम का काम भी है। ऐसी जानकारी के पीछे पड़ने वाले की जान पर आ बन सकती है। जो हो सके वो करने का है। ठीक है, जल्दी करने का है। जल्दी भाई, ये टाइम खाने वाला काम है। मैं सुना कि जास्ती भिड़ू लगाने से काम कम टाइम में होता है। आप बड़ा कंपनी, जास्ती भिड़ू लगाना ना साहब। ये फॉर्मूला हर काम पर लागू नहीं होता। ये एक नाजुक तफ्तीश है, इसमें ज्यादा आदमी झोंकने का नतीजा जानते हो क्या होगा? क्या होगा? वो छुपे नहीं रह सकेंगे। दूसरी पार्टी को पता ना भी चलना होगा तो चल जाएगा कि उस पर, उसकी हरकतों पर नजर रखी जा रही थी। नतीजतन मिशन तो फेल होगा ही, खून खराबे की नौबत भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हो ठीक है साहब, आप जैसा ठीक समझना करना, पर कोशिश जरूर करने का है कि काम जल्दी हो। कोशिश तो जी जान से होगी। और पैसा खर्चा पानी? रिपोर्ट नवलानी को भेजने का है ना? हाँ, बिल भी उसी को भेजेंगे। फंड कोई एडवांस? नवलानी हमारा हम पेशा है, हमारा कलीग है, हिसाब कर लेंगे। ठीक है साहब, थैंक यू बोलता है साहब। दादर के मिडोज नाम के एक बार कम रेस्टोरेंट की बालकनी के एक तन्हा कोने में डीसीपी पटवर्धन और गणेश महाडिक आमने सामने बैठे हुए थे। अब बोलो, पटवर्धन बोला। पहले बात करोगे या लंच करोगे? चीयर्स बोलूंगा, महाडिक बोला। क्या? मेरे को बहुत टेंशन बॉस, एक ड्रिंक मांगता है। मैंने यहाँ से उठकर पुलिस हेडक्वार्टर जाना है, पटवर्धन सख्ती से बोला। और कमिश्नर की हाजिरी भरनी है। पड़ा मगज में कुछ? पड़ा तो सही, महाडिक मायूस लहजे में बोला। मैं महकता हुआ नहीं जा सकता। ठीक, चाहो तो अपने लिए मंगा लो। नहीं नहीं, अकेले नहीं, आपके सामने अकेले नहीं। तो फिर मतलब की बात करो। अभी आप उस भिड़ू बद्रीनाथ की कोई पड़ताल करवाने वाले थे? हाँ, करवाना क्या, अब तक तो तकरीबन काम मैंने खुद किया। क्या? वो भी किया जो करना तुम्हें सूझना चाहिए था। बोले तो माडिक, जिस गोवानी भिड़ू का कचरा तुम्हारे बाउंसरों ने किया, जब उसकी लाश बरामद न हुई तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि नहीं? सोचना चाहिए था कि वो किसी अस्पताल में पड़ा होगा। अस्पताल में पड़ा था? हाँ, मैंने अपने आदमी उसकी पड़ताल में लगाए तो पता लगा कि धारावी के कस्तूरबा जनरल अस्पताल के आईसीयू में पड़ा था। उधर कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया क्या मतलब? कोई प्रॉब्लम? कहाँ? वर्ली? कहाँ? धारावी? बाउंसर उसे नोबल हाउस से बाहर लेके गए और बाहर ले जाकर ठोका। वो धारावी कैसे पहुंच गया? किसी ने पहुंचाया। बरोबर, पण वर्ली में क्यों नहीं? आजू बाजू क्यों नहीं? धारावी का है। अजीब बात है, पूछना अपने आदमियों से। मैं जरूर पूछूंगा। वैसे मिठा चिट्ठा की गुरुवार रात की नाकामी याद करता महाडिक बोला। जवाब का अंदाजा मेरे को है। क्या? आप अपनी बात कहिए। तो वो गोवानी अस्पताल में पड़ा था? हाँ, वो वहां कैसे पहुंचा ये बात अहम नहीं है। अहम बात यह है कि वही भिड़ू उधर उस पेशेंट की जिम्मेदारी लिए था जो कल रात नोबेल हाउस पहुंचा था और जो वहां से निकला था तो तुम्हारे बाउंसर के काबू में नहीं आया था। बद्रीनाथ, अगर ये उसका नाम है तो फिर वो भिड़ू उस गोवानी को देखने उधर डेली पहुंचता था। मैंने और आदमी उधर भेजे और उन्हें हुक्म दिया
कि जब भी वो उधर पहुंचे उसे थाम लिया जाए। पहुंचा? जब डेली पहुंचता था तो पहुंचना ही था, रात को पहुंचा, थाम लिया? नहीं। कहे? जब सब इंतजाम था तो तुम्हारा भी तो सब इंतजाम था उसको लुढ़काने का। वो काम जरूरी। आप बोलो पटवर्धन साहब, मैं ऐसे भीड़ों का जिंदा रहना अफोर्ड कर सकता था जो नोबल हाउस पर फोकस बनाता था, जो उधर अकेला पहुंचकर मेरे को हुल देता था? अरे मैं वो बात नहीं कर रहा। उस बाबत तुमने जो किया ठीक किया। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तुम्हारे बाउंसरों के काबू में ना आया, जिन्हें कि ऐसे कामों का इतना तजुर्बा था। उन्होंने ताकत से, मसल्स पावर से काम निकालना था जो वो ना निकाल पाए। मेरे आदमियों ने पुलिसिया धोस से काम निकालना था जो उस शख्स पर न चली। फिर ताकत आजमाने की कोशिश की तो कोई बीच में आ गया। कौन? क्या पता कौन। वो तो प्रेत की तरह एकाएक प्रकट हुआ और मेरे आदमियों को धूल चटाकर प्रेत की तरह ही गायब हो गया। वो भिड़ू बद्रीनाथ निकल गया? तब निकल गया, लेकिन फिर लौट आया। अस्पताल में? हाँ। मेरे आदमी तब भी वहीं थे क्योंकि गोवानी तब भी वहीं था, और मैंने उनको फिर बोला था कि गोवानी पर अभी भी वॉच रखने से हमारा काम फिर बन सकता था। काम बना भी। वो बद्रीनाथ लौटा। मेरे आदमियों को तब भी वहां देखकर उस टैक्सी पर भाग निकला। इस बार जिसे खुद चलाता वो वहां पहुंचा था। मेरे आदमी पीछे लगे लेकिन उसे पकड़ ना पाए। वापस लौटे तो जाहिर हुआ कि उसका वापस लौटना धोखा था, उसकी एक स्कीम का हिस्सा था। कैसी स्कीम? मेरे आदमियों को अस्पताल से हटाने की स्कीम। वो उसके पीछे लगे। वो तो पकड़ाई में तब भी ना आया। अस्पताल लौटे तो पेशेंट भी गायब। क्या वो गवानी अब कस्तूरबा अस्पताल में नहीं है? नहीं है। जब मेरे आदमी जीत सिंह के पीछे लगे हुए थे तब कोई उसे वहां से निकाल के ले गया। उन सबको उस भीड़ों के पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्यों? पटवर्धन के स्वर में झुंझलाहट का पुट आ गया। जिस शख्स की वजह से वो वहां थे, जब वो सामने था, तो क्यों नहीं लगना चाहिए था? ये ना भूलो कि मेरे आदमी वहां उस शख्स की वजह से थे, ना कि उसके गोवानी पेशेंट की वजह से। पर उस टाइम भी पकड़ ना पाए। उन्हें क्या सपना आना था कि वो शख्स ऐसा कमाल का ड्राइवर निकलेगा कि उन्हें अपनी हवा ना लगने देगा। ठीक, गोवानी किधर गया? कैसे गया? कुछ तो पता लगा होगा। हाँ लगा। कस्तूरबा अस्पताल वालों ने ही उसे जसलोक में शिफ्ट किए जाने का इंतजाम किया था। जसलोक के डॉक्टरों के साथ वह वहां की एम्बुलेंस से कस्तूरबा अस्पताल पहुंचा था और गोवानी को उधर से लेकर गए थे। तो अब वो गोवानी जसलोक में है? हाँ, फिर क्या मानता है? वो भिड़ू बद्रीनाथ उधर भी उसको देखने बराबर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट, वो गोवानी अब उसकी देखरेख का मोहताज नहीं रहा। बोले तो गोवा से उसका कोई करीबी वहां पहुंचा है। उसके होते पेशेंट को किसी दूसरे की तवज्जो की जरूरत नहीं। तो भी क्या बांधा है? अगर हम अभी भी उस गोवानी को काबू में कर ले तो? नहीं कर सकते। काहे? उस पर प्राइवेट सिक्योरिटी बैठी हुई है। क्या? नए भिड़ू ने ऐसा ही इंतजाम किया है। जसलोक में 4 हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे उसके कमरे की पहरेदारी पर तैनात है। कमाल है। वो कोई फिल्म स्टार है? नेता है? नेता ही बताया जा रहा है। इसी वजह से अस्पताल वालों को प्राइवेट सिक्योरिटी पर ऐतराज नहीं। इतने बड़े और असूख वाले अस्पताल की एक तो अपनी ही सिक्योरिटी कम नहीं, ऊपर से प्राइवेट सिक्योरिटी। मार्डिक, वहां ना मेरे आदमियों की कोई पेश चल सकती है ना तुम्हारे आदमियों की। ओ पण मतलब क्या हुआ इसका? अभी हम कुछ नहीं करने का, खाली हाथ पर हाथ रख के बैठने का, खामोश रहने का, होशियार रहने का, होशियार रहने का, खाली होशियार रहने का, और बद्रीनाथ को तलाश करने का। कैसे? अक्खा मुंबई में क्या एक एक भीड़ू का थोबड़ा घुमा के देखने का कि वो बद्रीनाथ है या नहीं? पटवर्धन हंसा। मालूम पड़ता है महाडिक उसे अपलग देखता बोला, आप कुछ किएला था। हाँ भाई, जब तुम्हारे किए कुछ नहीं हो रहा तो मेरे को कुछ करने का ही था। क्या किया? तुम्हारे 3 बाउंसरों को, मिठा, चिट्ठा और खत्री को, अपने ऑफिस में तलब किया और उन्हें पुलिस के आर्टिस्ट के साथ बिठाया, जिसने उनके अलग अलग बयान किए हुलिये के मुताबिक उस बद्रीनाथ की एक कंपोजिट पिक्चर कंप्यूटर पर तैयार की है। ये है। पटवर्धन ने जेब से एक दोहरा किया कागज निकालकर
जीत सिंह विले पार्ले और आगे होटल ब्रू हेवन पहुंचा। डिम्पल उसे स्वीट के बाहरी कमरे में बैठी मिली। उस वक्त वो नई सफेद जींस और उससे मैचिंग इसकी भी पहने थी। बोले तो जीत सिंह बोला, परेल का चक्कर लगाया? नहीं, वो सहज भाव से बोली। तो ये नवी ड्रेस यहीं की शॉपिंग मार्केट से खरीदी, 1400 रुपए में। तुम्हारी वजह से चेंज के लिए घर न गई, इसलिए ये रोकड़ा तुम निकालो। हाँ जरूर, अभी। उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से बोली, ठीक है, बाद में देना। वो कहाँ है? कौन? मैडम वोटका बेवड़ी? हाँ, होटल के ब्यूटी पार्लर में गई है। ओह, बहुत टाइम हो गया, आती होगी। मिजाज कैसा है? ठीक है। ज्यों ही उसे पता चला था कि बाहर तुम मेरे साथ नहीं सो गए थे, रात को सच में इधर से चले गए थे, तो चहकने लगी थी, बतियाने लगी थी। बढ़िया, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या बोला? मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मैं और नहीं रुक सकती। ये मेरे टाइप की लाइफ नहीं। अब तुम्हारे मुलायजे में मैं इधर टिके रहना फिर भी मेरे लिए मुश्किल। तुम जिस चक्कर में हो उसमें मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगी। जब फ्री हो जाओ तो मेरे पास आना। अभी जो शिकायत है उसका बदला चुका दूंगी। मेरे को शिकायत न को, मैं तुम्हारा देनदार। रोकड़े से भी, वैसे भी रोकड़े में बांधा नहीं, मदद का बदला चुकाना मुश्किल। अभी खाली थैंक यू बोल सकता है। तो मैं जाऊं? खुशी से। तुम मेरी बात समझे ना? हाँ बरोबर। उसने उठकर अपना वो शॉपिंग बैग काबू में किया जिसमें उसके पिछली रात वाले कपड़े थे। जीत सिंह ने जबरन उसमें कुछ नोट ठूस दिए। एक बात बोलने का है। फिर बोला, क्या? मेरे को उम्मीद तो नहीं कि मेरी वजह से कोई तुम्हारे पीछे पड़ेगा, फिर भी खबरदार रहने का। सलाह का शुक्रिया। वो बार दादर में, पैरामाउंट। तुम उधर रेगुलर? वहां बहुत भीड़ू तुम्हें जानते हैं। बहुत नहीं, लेकिन जानते हैं। खाली नाम जानते हैं, डिम्पल, और कुछ नहीं। वो बारमैन किरपेकर, वो भी खाली नाम जानता है। बोले तो कुछ दिन उधर से दूर ही रहना। ठीक है, ये गलाटा खत्म होते ही मैं आएगा। हाँ आना जरूर, मैं वेलकम बोलूंगी। वो चली गई। पीछे जीत सिंह एक सोफे पर ढेर हुआ और प्रतीक्षा करने लगा। स्वीट में पहुंचने से पहले उसने 2 काम किए थे। 10 लाख के नोटों का एक बंडल तैयार किया था और बाकी नोटों से भरा ब्रीफकेस होटल के वॉल्ट में जमा कराया था। आधे घंटे बाद वो लौटी। बाल कटवा कर उनकी रंगत वैसी हल्की भूरी करवाए जो कि ब्लॉन्ड कहलाती थी, और कई रंगों की टखने तक आने वाली खुली स्कर्ट और सामने सफेद बटनों की कतार वाला काला ब्लाउज और फ्लैट बेली पहने। जीत सिंह ने सख्त हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। फिर बोला, श्योर? वो बोली, हाँ। गुड, यही तो मांगता था। अभी आया? नहीं, आधा घंटा पहले। वो किधर गई? चली गई। किधर? अपने घर। यू मीन फॉर गुड? पक्की करके? हाँ। अच्छा हुआ। ऐसा? हाँ, दिस इज गुड न्यूज। अभी दूसरा गुड न्यूज बोलो। दूसरा गुड न्यूज? कल रात कुछ प्रॉमिस करके इधर से नक्की किया, भूल गए? नहीं। तो बोलो, रोकड़ा किधर है? इधर है। जीत सिंह ने पहलू में पड़े नोटों के बंडल को थपथपाया। तत्काल उसकी आंखों में चमक आई। पूरा? वो बोली, हाँ। ओह ओह, एकाएक वो उस पर ढेर हो गई। बड़ी मुश्किल से जीत सिंह ने उसे अपने आप से अलग किया। यू इम्पोर्टेंट आर समथिंग? वो बुनबुनाई। क्या बोला? कुछ नहीं, मेरे को है कुछ। क्या? अभी तो मेरे को इस रकम का हकदार बन के दिखाना बाकी है। क्या? कल दिखाया तो? नहीं दिखाया। मेरे को जितनी जानकारी की तुम्हारे से उम्मीद थी उसकी परछाई भी ना मिली। इतना टाइम पीछे छोड़ा, महाडिक का नाम और 4 गालियां छोड़ के कुछ भी ना लिख के रखा। जो पूछा वो भी तो बोला, काफी ना बोला। तो अभी क्या मांगता है? अभी तो मेरे को मेरा वास्ते बहुत कुछ करना मांगता है। क्या? उस मगरमच्छ को, महाडिक को फांसने का वास्ते मेरे को बेट बनाना मांगता है? हाँ। क्या बोला? वही जो तुम सुना। सच में यही मांगता है? हाँ। ये जानते बूझते कि जिसका तुम रिवेंज मांगता है वो तुम्हारा फ्रेंड था, मेरा नहीं। तुम्हारा करीबी था, मेरा नहीं। हाँ। माथा फिरेला है, लगता है कुछ है ही नहीं खोपड़ी में। नहीं फिरेला, खोपड़ी भी खाली नहीं है। तुम कंफ्यूज करता है मेरे को। देखो, अपनी फीस तुमने खुद मुकर्रर की, ठीक? ठीक। ये जान के बहुत बड़ी फीस मुकर्रर की कि बदले में तो मेरे को भी कुछ करने का था, कुछ डेंजर काम करने का था, कुछ जोखम उठाने का था, ठीक? ठीक। रकम के साथ जो पूछल्ला जुड़ा था तो मेरे को उसका कोई अंदाजा नहीं था। तो फिर अभी क्या हुआ? अभी जो मांगता है खाली पीली फोकट मांगता है? नहीं। तो फिर? उसने जवाब ना दिया। कई क्षण वो खामोश रही। मेरे को सोने का है, आखिर वो निर्णायक स्वर में बोली। रात को नहीं सोई? नहीं, जरा भी नहीं। रात को मेरे को सोने का हैबिट नहीं। फिर शक्ल चेंज करवाने में टाइम खोटी हुआ। अभी मेरे को सोने का है। तुम जो बात करना रात को करना। रात को करूं? 10 बजे के बाद किसी भी टाइम आना, डिनर मेरे साथ करना। ठीक है। ये रोकड़ा? अभी हाफ मेरे को दो। सहमति में सिर हिलाते जीत सिंह ने बंडल खोलकर आधे नोट उसे सौंपे और बाकी के साथ वहां से रुखसत हुआ। मौत भी वैसे दबे पांव ना आती होगी जैसे वो 3 जने संगम अपार्टमेंट्स में डिम्पल के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे।
उस वक्त रात के 10 बजे थे और अपनी रूटीन के विपरीत डिम्पल भीतर सोई पड़ी थी। पिछली रात होटल में वो बिल्कुल ठीक से नहीं सो सकी थी, इसलिए वो उस रात 9:30 बजे तक बिस्तर के हवाले हो भी चुकी थी। उस तिकड़ी में उस वक्त इकबाल खत्री का शुमार नहीं था। जैसी ठुकाई परसों रात उसकी जीत सिंह के हाथों हुई थी, उसकी रूह में वो वैसे किसी अभियान में शामिल होने के काबिल अभी नहीं था। उस वक्त उसकी जगह नब्बन पठान लिया था और वही तिकड़ी का लीडर बना हुआ था। बाकी 2 जने मिट्ठा और चिट्ठा के अलावा और कौन होते। दरवाजे का बिल्ट इन लॉक पठान ने अपने कौशल से खोला और भीतर की चिटकनी की जगह बाहर से मूसल की एक ही चोट मारी तो उसकी आंख भीतर चौखट से अलग होकर परे जा गिरी। पलक झपकते वो फ्लैट के भीतर थे और तभी चौंक कर उठी डिम्पल का गला पठान की शैतानी पकड़ में था। उसने उसे वैसे ही पकड़े रहकर 2-3 बार झिंझोड़ा तो डिम्पल पर बेहोशी तारी होने लगी। उस वक्त वो एक झीनी नाइटी पहने थी जिसमें से उसके पुष्ट जवान जिस्म की झलक तीनों को साफ मिल रही थी। बहुत माल है साली के पास, चिट्टा वासना लिप्त स्वर में बोला। मेरे को माल में मुंह मारने का है, माथा विरेला है। मिट्ठा बोला, इधर से इसको ले जाने के वास्ते आए हम। अरे एक राइड मारने में कितना टाइम लगता है, इधर रुकने का नहीं है। पंड चुप कर। और तू? मिट्ठा पठान की ओर घुमा। गला छोड़ उसका, साले डेड बॉडी नहीं ले जाने का। पठान ने अपना हाथ ढीला किया, उसे वापस खींचा और दांत निकालता पीछे हटा। चिट्ठा ने आगे बढ़कर डिम्पल की बांह थामी और एक झटके से पलंग से घसीट कर उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। कपड़े पहन वो उसके चेहरे के पास मुंह ले जाकर फुफकारा, 1 मिनट में, वरना नंगी परेड कराता लेके जाएगा। डिम्पल के होश उड़े हुए थे, झीकी बंधी हुई थी, उसकी समझ में कतई नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कपड़े बदलने के लिए उसने बाथरूम में जाना चाहा तो उसे घुड़क दिया गया। उसने उनकी तरफ पीट करके सिर से पांव तक कांपते वही जींस और एक स्कीवी पहनी और पांव करीब ही लुढ़की पड़ी एक फ्लैट बेली में डाले। फिर तीनों जबरन उसे वहां से ले गए। अब महाडिक के आदेश के अनुसार उन्होंने उसे भाई कला रोमेला जठार के खाली पड़े फ्लैट में पहुंचाना था। गायलों के साथ उसकी टैक्सी पर जीत सिंह होटल ब्लू हेवन पहुंचा। वॉच रखने का वो गायलों से बोला। गायलों ने सहमति में सिर हिलाया। कोई डेंजर बात दिखाई दे तो मेरे को फोन लगाने का, खाली फोन लगाने का, खुद कोई पंगा नहीं करने का। क्या? फोन लगाने का? गायलो बोला, खाली यही करने का। हाँ जाता है। गनीमत थी कि रोमेला उसे सोई पड़ी ना मिली। वो बेड पर पसरी हुई थी, सामने टीवी चल रहा था और उसके हाथ में जाम था जो पता नहीं उस शाम का पहला था, चौथा था या छठा था। जीत सिंह को दिखाकर उसने एक मादक अंगड़ाई ली और मुस्कुराई। उन्हें अपने कपोलों पर ढुलका कर बताया, चले? जीत सिंह बोला, कहाँ? नीचे, डिनर के लिए। ओह डिनर के लिए, चलते हैं। जल्दी क्या है? कोई जल्दी नहीं, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाती हूँ। अभी नहीं मांगता। क्यों भाई? मेरे को शर्मिंदा करना मांगता है? शर्मिंदा? मैं बेवड़ी, तुम ठीक, मैं काली, तुम उजले। अरे नहीं तो फिर ठीक है, मेरे को विस्की सोडा। उसने उसके लिए ड्रिंक बनाया। दोनों ने चीयर्स बोला। दिन कैसा कटा तुम्हारा? उसने पूछा। बढ़िया, जीत सिंह बोला। तुम्हारा? मेरा क्या, मेरे को तो मालूम ही ना पड़ा दिन किधर गया। अक्खा टेम सोती रही, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उठी। फिर तो ये, उसने उसके जाम की तरफ इशारा किया, पहला ही होगा। दूसरा, वो एक्शन टेट की, फिर बोली मालूम क्या, मेरे को अक्खा टेम महाडेक के सपने आते रहे। यही लगता रहा कि सिर पर खड़ेला था, अभी झपटेगा, फाड़ देगा। उसको तुम्हारी हवा नहीं लग सकती मालूम। पण फिर कल तुमको किसी दूसरे होटल में होने का। क्या बोला? तभी तुम सेफ। जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं हो जाता, हर 2 दिन बाद होटल चेंज। वैसे तो ये हो ही नहीं सकता, फिर भी होएगा तो जब तक वो एक जगह का पता निकालेगा तुम दूसरी जगह होगा। देखो, अगर तुम मेरे को सेफ मांगता है तो मेरे साथ रहने का सोचेंगे उस बारे में। अभी तो चलने का है ना? नहीं, अभी तो मेरे को चलने का है। मेरे को? किधर? मेरी तरफ। बोले तो इधर आओ। पण तुम मेरे से डील करना मांगता है कि नहीं मांगता? बरोबर मांगता है, तभी तो रोकड़ा भरा। मेरे को खाली रोकड़ा नहीं मांगता। बोले तो ये भी मेरी एक कंडीशन कि मैं तुम्हारे को इधर, उसने अपनी पहलू की ओर निगाह झुकाई, मांगता है। वांदा नहीं, मैं वो कंडीशन भी पूरी करने को तैयार, पर खाली पेट में कुछ नहीं कर सकता। खाली पेट तुम्हारे साथ डिनर फिक्स, इस वास्ते साला कुछ भी ना खाया। ओ तो डिनर के बाद लौट के इधर ही जाने का? बरोबर, प्रॉमिस? बरोबर। अभी डिनर के वास्ते किधर जाने का है? नीचे इसी होटल के रेस्टोरेंट में, फिर टेबल बुक करा के आयला है। पर मेरे को तो किधर बाहर जाना मांगता है? आज नहीं कल, कल देखेंगा। अच्छा, वो अनमने भाव से बोली और उठकर खड़ी हुई। दोनों चौथी मंजिल पर स्थित होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां डिनर सर्व होने से पहले जीत सिंह ने विस्की के 2 और रोमेला ने वोदका के 4 पैक पिए। उस दौरान और डिनर के दौरान जीत सिंह ने इशारों से, बहानों से बार बार महाडिक का चर्चा चलाया, जिसकी वजह से रोमेला की वाणी मुखर हुई तो उसने उससे संबंधित कई बातें कही, जिनमें से प्रमुख ये थी कि वो कैसे उसे गंदे तौलिए की तरह इस्तेमाल करता था। उसने जज्बाती होकर, आंखों में आंसू भर कर उन्हें अपने कपोलों पर ढुलका कर बताया कि कैसे कैसे तरीकों से उसे जलील करके वो सुख पाता था, उसको उसकी औकात बताता था
जो उसकी ठोकर की धूल जितनी भी नहीं थी। क्यों सहती हो? जीत सिंह कहे बिना ना रह सका। जवाब में उसने अपनी मजबूरियों का दुखड़ा पहले से ज्यादा विस्तार से रोया और विस्तार से ही अपनी माँ और दोनों बहनों की करुण कथा कही। जीत सिंह ने हमदर्दी भरी ऊंकार भरी। दूसरी वजह यह है कि वो कितना ही जालिम और कमीना क्यों ना बनकर दिखाए, मेरे को हासिल सुख सुविधा में कोई कमी या कटौती कभी नहीं करता। इस वजह से मैं अपनी फैमिली को भी रोकड़ा भेजती रहती हूँ और काफी सारा पैसा और जेवर मैंने अपने पास भी जमा कर रखा है। मैं एक हद तक अपनी जमा पूंजी में इजाफा हो जाने के बाद उसे छोड़ने का इरादा बनाए बैठी थी कि कल उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। क्या हुआ? पहली बार उसने ये बम मेरे सिर पर फोड़ा कि मुरूड में रहती मेरी फैमिली की, मेरी जमा पूंजी की, बैंक अकाउंट की, लॉकर की, हर बात की उसे खबर थी और वो जब चाहता हर चीज से मुझे महरूम कर सकता था। इससे बड़ी धमकी और मेरे लिए क्या हो सकती थी कि मैं उससे बाहर जाने का ख्याल भी करती। हो, ऐसे माहौल में तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा, जो कि अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? अभी तो मेरे को इस नर्क से निजात मिलेगी ना, बिना कोई वैसा नुकसान उठाए निजात मिलेगी जिसकी तुमको दहशत है। ऐसा होगा, बराबर होगा, बहुत जल्द होगा, देखना। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव आने लगे। जीत सिंह ने वेटर को बिल के लिए इशारा किया। रोमेला जटार के फ्लैट में उन्होंने डिम्पल को बेडरूम में बंद कर दिया और खुद ड्राइंग रूम में बैठकर महाडिक के वहां आने का इंतजार करने लगे। डिम्पल की बाबत सोच सोच के चिट्ठा तब भी बेचैन था। बहुत माल है, वो रह रहकर बड़बड़ा रहा था। बहुत माल है साली के पास। चुप कर, मिठा न घुड़का। मेरे को खाली चोंच डुबोना मांगता है। भरे घड़े में से एक बूंद निकले तो किधर पता चलता है। अक्खा इडियट। अबे बॉस किसी भी टाइम इधर पहुंच सकता है। तेरे को मांगता है वो तेरे को छोकरी पर सवार देखे। चिट्टा का जोश ठंडा पड़ गया। कुछ क्षण खामोशी रही। बाद में फिर एकाएक वो बोला, बाद में क्या होगा? क्या होगा? बॉस जब छोकरी से फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? साथ ले जाएगा। काहे? तो क्या करेगा? हमें ही उसकी बाबत कोई हुक्म देगा। बोले तो हमारे हवाले छोड़ के जाएगा। हाँ, बढ़िया। चिट्टा प्रत्याशा में हाथ मलने लगा। बढ़िया। पठान मुस्कुरा रहा था और खामोशी से सारा वार्तालाप सुन रहा था। बॉस इधर छोड़ के जाए, वो बोला तो पहला नंबर मेरा। लूट में चलिए। चिट्ठा भड़का। मैं साला जो सबसे पहले क्लेम लगाया, मैं क्या? वो खामोश हो गया। फ्लैट के बंद दरवाजे में बाहर से चाबी घूमने की आवाज आ रही थी। तीनों उठकर खड़े हो गए। माडिक भीतर दाखिल हुआ। पांव की ठोकर से उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और सामने निगाह दौड़ाई। तीनों ने खामोशी से उसका अभिवादन किया। कहाँ है? महाडिक ने पूछा। बेडरूम में, मिठा बोला। सहमति में सिर हिलाता महाडिक आगे बढ़ा। पठान ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सब भीतर बेडरूम में पहुंचे। डिम्पल एक कुर्सी पर गुच्छा मुच्छा सी बैठी हुई थी। उन्हें देखकर वो उछल कर खड़ी हो गई। बेड पर डालो, महाडिक ने आदेश दिया। पठान के एक ही धक्के से वो पीठ के बल बेड पर जाकर गिरी। वो और उसके इशारे पर चिट्ठा बेड के दोनों उसके एक इशारे पर चिट्ठा और मिट्ठा बेड के दोनों पहलुओं में पहुंचे और उन्होंने दोनों तरफ से मजबूती से उसकी बाहें थाम ली। मिट्ठा ने पायताने से घुटनों के नीचे से उसकी टांगे जकड़ ली। अब डिम्पल की यह हालत थी कि वो हिल भी ना सकती थी। माडिक ने कुर्सी पलंग के करीब घसीटी और उस पर बैठ गया। हेलो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। डिम्पल क्या जवाब देती? उसकी आतंकित आंखें उसकी कटोरियों में घूमी। जिन लोगों की गिरफ्त में तुम हो, मैं उन्हें छोड़ दूं तो ये चुटकियों में तुम्हारी बोटी बोटी अलग कर देंगे। उससे पहले ये क्या करेंगे तुम्हें बताने की जरूरत है। डिम्पल ने जोर जोर से इनकार में सिर हिलाया। तुम चाहती हो ऐसा हो? उसने फिर इनकार में सिर हिलाया। तो जो पूछा जाए उसका जवाब दो। बोलो, बद्रीनाथ कहाँ है? उसने घूर कर उसे देखा। या तुम उसे किसी और नाम से जानती हो? मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ है। कौन? बद्रीनाथ। क्या पूछा मैंने? वो कहाँ है? क्या जवाब दिया तूने? मेरे को नहीं मालूम वो कहाँ है। महाडिक पठान की ओर घुमा। एक उंगली तोड़ दे तत्काल। पठान ने अपनी गिरफ्त में मौजूद उसकी बाई बाह की कनकी उंगली पकड़ी और एक ही झटके में उसे सूखी टहनी की तरह तोड़ दिया। डिम्पल के मुंह से हृदय विदारक चीख निकली, लेकिन पठान का मजबूत हाथ उसके मुंह पर पड़ा तो वो बीच में ही घुट गई। कलाई पकड़, हाथ ऊंचा कर। आदेशानुसार पठान ने बायां हाथ ऊंचा किया तो उस पर से कनकी उंगली सिर्फ खाल के सहारे लटकी दिखाई दी। मुंह से हाथ हटा। ऐसा होते ही डिम्पल के गले में फिर चीख उमड़ी, लेकिन बाहर ना निकल पाई क्योंकि तभी महाडिक का ऐसा भरपूर झापड़ उसके चेहरे पर पड़ा कि बाएं गाल पर उसकी सारी उंगलियों की छाप उछल आई। आवाज ना निकले। महाडिक क्रूर स्वर में बोला और एक और झापड़ रसीद किया। डिम्पल ने दांत भींच लिए। दर्द और दहशत में आंसुओं के धारे उसके गालों पर बह निकले। मेरी तरफ देख। धुंधलाई आंखों से उसने महाडिक की ओर देखा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, सही जवाब नहीं देगी तो इसने जैसी आसानी से तेरी उंगली तोड़ी वैसे ही तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। सुना?
हाँ हाँ समझा। हाँ अभी बोल बद्रीनाथ रोमेला जठार को कहाँ छुपाए है? होटल ब्लू हेवन, नेहरू रोड, विले पार्ले। बढ़िया, रूम नंबर बोल। स्वीट 905, नोवा माला। देखा, बस इतनी सी बात थी, खाम खा उंगली तोड़वा ली। डिम्पल खामोश रही। सुला दे, महाडिक मिठा से बोला। पठान ने उसकी टूटी उंगली वाला हाथ कलाई से पकड़कर जोर से बेड की पट्टी पर मारा और साथ ही उसका मुंह दबोच लिया। डिम्पल की आंखें उबल पड़ी और फिर उलट गई। छोड़ दो। तीनों उससे अलग हुए। डिम्पल बेजान सी पलंग पर लुढ़की पड़ी थी। महाडिक उठकर बाहर की ओर बढ़ा। तीनों उसके पीछे हो लिए। अभी मैं इधर ही है। ड्राइंग रूम में पहुंचकर महाडिक बोला, तुम तीनों ब्लू हेवन पहुंचो। रोमेला उधर हो तो पठान तेरे को उसको इधर लेकर आने का, और तुम दोनों को उधर ही बद्रीनाथ का वेट करने का। इस बार अगर वो निकल गया तो सालो तुम्हारी खैर नहीं। नहीं निकलेगा, मिठा बोला। थाम के क्या करने का? ढेर करने के अलावा कुछ भी करने का। मार लगाने का, हाथ पैर तोड़ने का, दांत निकाल देने का, अंधा कर देने का, कुछ भी करने का। पण उसको जिंदा रखने का। क्या जिंदा रखने का? हाथ से निकल जाए तो फिर पकड़ने का। हाथ से निकल जाए बोला बाप, जैसे सोमवार को गोवानी निकला। गोवानी निकला? सालो कमीनो, हाथ से ना निकला तो वर्ली से धारा भी कैसे पहुंचा? जीत सिंह और रोमेला स्वीट में वापस लौटे। जीत सिंह के पीछे दरवाजा बंद करते ही वो उससे लिपट गई। उसकी दोनों बाहें उसके गले का हार बन गई। उसने उसका सिर जबरन नीचे झुकाया तो जीत सिंह की चीख निकल गई। वो हड़बड़ाकर पीछे हटी। क्या हुआ? फिर बोली, पीछे सिर में ताजा बना जख्म है। जीत सिंह बोला, तुम्हारा एक हाथ ऐन उसके ऊपर पड़ा। ओ, दिखाई तो नहीं देता। बालों में छुपा है ना? कैसे लगा? बस लग गया किसी तरह से। गहरा है? ज्यादा नहीं, और 2-3 दिन में ठीक हो जाने का। ऐसा कोई और भी पॉइंट है तो पहले ही बोल दो। पहले? हाँ, उसने बड़ी अदा से उसकी बांह थामी और अपने पुष्ट वक्ष से धकेलती उसे बेडरूम की ओर ले चली। भीतर पहुंचकर वो बेड पर ढेर हो गई और उसने जीत सिंह को अपने ऊपर खींच लिया। अरे तुम्हारी ड्रेस। चुप। उसने करवट बदली और जीत सिंह के ऊपर सवार हो गई। शैतानी हरकतें शुरू हुई। एकाएक जीत सिंह के मोबाइल की घंटी बजी। हेल, रोमेला के मुंह से निकला। ब्लडी हेल। जीत सिंह ने उसे परे धकेलने की कोशिश की। बजने दो, वह आग्रहपूर्ण स्वर में बोली। अभी खामोश हो जाएगी। नहीं, सुनने का है, हटो प्लीज। जेब से मोबाइल निकालकर उसने कॉल रिसीव की। 3 भिड़ू उसे घायलों की आवाज सुनाई दी। 2 वैसे जैसे तुम हुलिया बता के गया। तीसरे का मेरे को मालूम कि एक मिडनाइट क्लब में बाउंसर। कैसे मालूम? अरे टैक्सी चलाता है कि नहीं, हर जगह का पैसेंजर ढोता है कि नहीं। ओह, अभी तीनों लिफ्ट के सामने खड़े लें और ऊपर जाने का बटन दबा रहे लें। अभी तीनों भीतर, दरवाजा बंद, बाहर इंडिकेटर पर 9 चमक रहा है। मगज में पड़ा कुछ? पड़ा। जीत सिंह उछलकर खड़ा हुआ। कट कर। रोमेला अपलक उसे देख रही थी। उठो, वो बोला। जल्दी। क्या हुआ? वो हड़बड़ाई। तुम्हारे बॉस के बाउंसर ऊपर आ रहे हैं। लगता है किसी तरह से उन्हें तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की खबर लग गई है। देवा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो भीतर दाखिल नहीं हो पाएंगे। तुम ये दरवाजा भीतर से बंद कर लो और जब तक मैं ना बोलूं खोलना मत। चलो जल्दी करो। तुम क्या करोगे? मैं बाहर से मैनेजर को फोन लगाता हूँ। ऐसे हर होटल की अपनी सिक्योरिटी होती है, वो कोई इंतजाम करेगा। पुलिस को लगाओ। वो भी करूंगा, तुम दरवाजा बंद करो। जीत सिंह फुर्ती से बाहर निकला। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो लपक कर एक साइड टेबल पर पड़े फोन पर पहुंचा। उसने उठाकर उसे कान से लगाया तो पाया वो डेड था। दाता। पठान, मिठा और चिट्टा 9वीं मंजिल पर पहुंचे। उस घड़ी उस फ्लोर पर सन्नाटा था। वो है 905, चिट्टा बोला। मिठा ने सहमति में सिर हिलाया। उसने आगे बढ़कर दरवाजा ट्राई किया तो उसे मजबूती से बंद पाया। माना नहीं। पठान दबे स्वर में बोला, ताला मैं खोल लेंगा। ताला किधर है? क्या चाबी का छेद तो है ही नहीं। ओ, ये साला मॉडर्न सिस्टम। दरवाजा एटीएम का माफिक कार्ड डालने से खुलने का। खोल लेगा? नक्को, ये मैं नहीं खोल सकता। तो अंदर से ही खुलने का। पर वो भी रात के इस टाइम देखना सेफ्टी चेन पर, उसका कोई और इंतजाम करने का। क्या? मिठा बोला। वो उधर सर्विस कार्ड खड़े लिए, वो खूब भारी होती है, लेके आ। चिट्ठा ने मिठा की तरफ देखा। मिठा ने चिट्टा की ओर देखा। चिट्टा फौरन कोने में खड़ी सर्विस कार्ड तक पहुंचा और उसे ठेलता हुआ वापस लेकर आया। अभी नॉक करने का। पठान बोला, छोकरी जवाब दे तो बोलना रूम सर्विस। वो चैन पर दरवाजे को लगा छोड़कर बाहर झांकेंगी तो उसको खाली ये
सर्विस कार्ड दिखाई देने का। चैन हटा दे तो बढ़िया, वरना वरना क्या, दोनों को सर्विस कार्ड से डोर को हिट करने का। मिठा ने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से मर्दाना आवाज में जवाब मिला। वो भिड़ू भी भीतर है? मिठा सस्पेंस भरे स्वर में बोला। वादा नहीं, पठान बोला। वहीच कर। रूम सर्विस? मिठा अपने लहजे को भरसक सभ्य बनाता बोला। भीतर दरवाजे के बाजू में जीत सिंह एक हाथ में शीशम का डंडा और दूसरे में गन लिए खड़ा था। क्या? वो बोला। क्या मांगता है? टेलीफोन। पठान फुसफुसाया। टेलीफोन? टेलीफोन जोड़ने का है। मिठा बोला। ऑपरेटर कॉल देता है, लगता नहीं है, चेक करने का है। ओह। चैन पर दरवाजा खुला। जीत सिंह ने दरवाजे और चौखट के बीच यूं बनी 3 इंच की झिर्री से बाहर झांका। मिठा और चिट्टा दोनों ने मिलकर पूरी शक्ति से सर्विस कार्ड को धकेल कर दरवाजे पर दे मारा। सेफ्टी चेन उखड़ गई। दरवाजा भड़ाक से खुला। वेग से कार्ड को थामे। दोनों बाउंसर भीतर दाखिल हुए। जीत सिंह तैयार था। डंडा जोर से चिट्ठा के सिर पर पड़ा और गन की नाल मिठा के मुंह पर दांतों से टकराई। मिठा के सामने के दांत टूट गए। वो भीतर आकर स्थिर हुई कार्ड पर दोहरा हो गया। लेकिन चिट्टा ज्यादा दम वाला था। वो खोपड़ी पर हुए भीषण प्रहार के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा था और वहशियों की तरह दांत निकालता जीत सिंह की ओर बढ़ रहा था। जीत सिंह होटल में गोली नहीं चलाना चाहता था, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। उसने पहाड़ की तरह अपने पर टूट पड़ने को आतुर चिट्टा के घुटने का निशाना बनाकर गोली चलाई। उसके घुटने के परखच्चे उड़ गए और वो कटे पेड़ की तरह धड़ाम से कारपेट पीछे फर्श पर गिरा। फिर जीत सिंह की तवज्जो चौखट से पार मौजूद तीसरे बाउंसर की ओर गई। दोनों की निगाहें मिली। पठान ने उसके हाथ में गन देखी तो उसके होश उड़ गए। तब उसकी समझ में आया कि अभी जो आवाज हुई थी वो कैसी थी और चिट्टा क्यों खड़ा खड़ा ढेर हो गया था। जीत सिंह का गन वाला हाथ ऊंचा उठा। पठान घूमा और जान छुड़ाकर गलियारे में भागा। जीत सिंह ने उसे गलियारे के मोड़ पर दृष्टि से ओझल होते पाया, फिर भीतर की तरफ तवज्जो दी। मिठा तब भी औंधे मुंह सर्विस कार्ड पर पड़ा था और चिट्टा अपनी अच्छी टांग के सहारे उठकर खड़ा होने का प्रयत्न कर रहा था। फिर एकाएक कार्ड पर से मिठा सीधा हुआ और पगलाए सांड की तरह जीत सिंह पर झपटा। उसका वो एक्शन इतना अप्रत्याशित था कि ना जीत सिंह उसके आक्रमण से बच सका और ना अपना गन वाला हाथ सीधा कर सका। उसका सिर जीत सिंह की छाती से टकराया। जीत सिंह पीछे को गिरने लगा तो उसकी दोनों बाहें जीत सिंह की टांगों से लिपट गई। जीत सिंह भर भराकर फर्श पर गिरा तो किसी खूंखार जानवर की तरह गुर्राता वो उसकी छाती पर सवार हो गया। उसके मुंह से बहता खून जीत सिंह के मुंह माथे पर टपकने लगा और वो जीत सिंह के गन वाले हाथ को काबू में करने के लिए तड़पड़ाने लगा। उस घड़ी जीत सिंह के दूसरे हाथ में मौजूद डंडे की तरफ उसकी तवज्जो न थी, जिसका जीत सिंह ने पूरा फायदा उठाया और वो किसी तरह डंडे का एक प्रहार उसकी कनपटी पर कर पाने में कामयाब हो गया। पर चिट्टा उठकर खड़ा होने में तो कामयाब नहीं हो सका था। अलबत्ता अपनी घायल टांग घसीटता जीत सिंह की ओर सरक रहा था। कनपटी पर वार से पस्त हुए मिठा को जीत सिंह ने पूरी शक्ति लगाकर परे धकेला और वक्त रहते चिट्टा के उसके चेहरे को निशाना बनाकर चले घुसे से उसने अपना बचाव किया। पूरी तरह से वो उस वार से न बच सका। घुसा उसके कान को रंदा सा फेरता गुजर गया। मिठा जीत सिंह की टांग को फिर से काबू में करने की कोशिश कर रहा था। जीत सिंह ने एक ठोकर उसकी छाती पर जमाई और हाफता हुआ उठकर खड़ा हुआ। वैसी ही कोशिश मिठा भी कर रहा था, लेकिन कामयाब ना हो पा रहा था। जीत सिंह ने चिट्टा के मुंह पर एक भरपूर ठोकर जमाई। उस एक ही वार ने चिट्टा के कस बल निकाल दिए। वो परे लुढ़का तो लुढ़का ही रह गया। उसकी सांस धोखनी की तरह चल रही थी। बार बार खून थूकता, जिस पर काबू पाने की वो कोशिश कर रहा था। जीत सिंह ने दूसरी ठोकर उसकी पसलियों में जमाई। वो गेंद की तरह परे उछला और फिर ना हिला। अब वो बड़े आराम से अकेले पड़ गए। मिठा से निपट सकता था। उसने गन उसकी तरफ तान दी और बोला, हिले तो गोली मार साले। उठ के खड़ा होता मिठा चिल्लाया, मार गोली। साले गन के दम पर अकड़ता है। गन को नक्की कर, फिर मेरे से मुकाबला कर और फिर देख क्या होता है। साला फोड़ देगा, 2 फांक कर देगा, एक इस बाजू एक उस बाजू। मेरे को मालूम, जीत सिंह विष भरे स्वर में बोला। तू बहुत बड़ा सुरमा। तेरे मुंह में 36 दांत, 4 निकल गए तो भी बाकी पूरे के पूरे। दूसरा सुरमा वो लुढ़का पड़ेला है और सबसे बड़ा वो तीसरा जो अपना जान बचा के भाग गया। वो तेरी जोड़ीदार की मदद के वास्ते रुकता तो तेरे जोड़ीदार की मदद के वास्ते रुकता तो नजारा कुछ और होता क्या। मिठा के मुंह से गंदी गाली निकली। फिर वो अपने जोड़ीदार पर बरसा। उठ के खड़ा हो। वो चिल्लाया, पीछे से हुल दे इस हलकट को। शाबाश, यही मांगता है। मार साले को, खोपड़ी तोड़। जीत सिंह उसकी चाल में फंस गया। उसने हड़बड़ाकर पीछे चिट्ठा की ओर देखा तो मिठा ने तिपाही पर से पत्थर का फूलदान उठाकर फेंक मारा। फूलदान जीत सिंह की छाती से टकराया। उसके हाथ से गन निकल गई। तो उस बात से उत्साहित होकर मिठा ने सिर नीचा करके दूसरा वार किया तो जीत सिंह को अपनी पसलियां टूटती महसूस हुई। वो भर भर आकर पीछे को उल्टा। मिठा ने परे लुढ़की पड़ी गन की तरफ छलांग लगाई। उसका हाथ झपट्टे की सूरत में गन की तरफ बढ़ा। तभी कोई भारी चीज हवा में सरसराती आई और वेग से उसकी खोपड़ी के पुष्ट से टकराई।
उसके मुंह से हाय निकली और वो औंधे मुंह फर्श पर ढेर हो गया। जीत सिंह ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा जिधर से कि वो अप्रत्याशित वार हुआ था। वहां नेत्र फैलाए अपने कारनामे से खुद त्रस्त घायलों खड़ा था। तो उसने पहिया खोलने वाला पाना खींचकर मारा था, जिसने पलटती बाजी फिर जीत सिंह के हक में कर दी थी। जीत सिंह ने लपक कर अपनी गन काबू में की और उससे मिट्ठा की खोपड़ी पर दस्तक दी। कोई प्रतिक्रिया सामने न आई। उसने पाना उठाकर घायलों को लौटाया। वो शिकायत भरे लहजे में बोला, तेरे को स्पेशल करके बोला कि तेरे को खुद कोई पंगा नहीं करने का था। अरे जीते, घायलों बोला, वो 3 तू अकेला देखने को आने का था या नहीं? पंड क्या पंड, अभी ठीक टाइम पर आया ना आया होता या टाइम पर ना आया होता तो सोच क्या होता। तो गन उस भीड़ू के हाथ में होती और तेरी ही गन की गोली तेरे मगज में होती। वो तो तू ठीक बोला, पंड अभी क्या बोलेगा? तेरे को इधर आने का नहीं था। मेरी वजह से पहले भी तेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ, अभी फिर छोड़। एक इधर से भाग निकला, मेरे को मालूम बरोबर इत्तेफाक देखा। नीचे इमारत से बाहर निकला और आकर मेरी ही टैक्सी में बैठा और अर्जेंट करके भाईकला चलने को बोला। भाईकला? हाँ, तू उसे भाईकला छोड़ के आया? क्या बात करता है, मैं तो इधर है ना। तो क्या किया, थोड़ा सा टैक्सी आगे बढ़ाया, फिर एक सुनसान जगह पर उसको रोका और बोला टैक्सी खराब, आगे नहीं जाना सकता था। ओ, उसको उधर किसी और टैक्सी के लिए भटकता छोड़कर मैं लौट आया। साला उधर टैक्सी किधर था ही नहीं, मिलेगा तो जानेगा। तभी मिट्ठा कुनमुनाया। उसने बड़ा यत्न से आंख खोली। जीत सिंह उसके पास आया। उसने गन की नाल उसके माथे से सटा दी। मेरे को खाली एक बार घोड़ा खींचने का, जीत सिंह सर्द स्वर में बोला। तू खत्म, खाली एक चांस है तेरे बचने का। क्या? इधर का पता कैसे जाना? परेल वाली बाई को काबू में किया। भाई का पता कैसे लगा? पैरामाउंट बार से लगा। ये सब गलाटा उधर से ही चालू हुआ ना। बॉस उधर सब चेक करवाया तो बारमैन कृपया कर बोला ये बाई उधर की रेगुलर, और वो उधर तेरे को उसके साथ देखेला था। आगे बाई का परेल का पता निकालना आसान। कैसे आसान? बाई का एक कस्टमर काबू में किया ना, उसको पता मालूम। अभी वो किधर है? महाडिक के कब्जे में। महाडिक किधर है? उसका कब्जा किधर है? वो दोनों रोमेला के फ्लैट में है, जो कि भाईकला में है। हाँ, तुम 3 भीड़ों को क्या काम मिला था? तेरे को ठोकने का, रोमेला को वापस महाडिक के पास पहुंचाने का। महाडिक अभी उधर भाईकला में इंतजार करता है, तुम 3 में से कोई रोमेला के साथ उधर पहुंचेगा। हाँ, पठान ऐसा करने का था। हम दोनों को इधर तुम्हारा वेट करने का था। पठान कौन है? वो भी बाउंसर है। हाँ, वो जो भाग निकला उसका नाम पठान है। हाँ, नब्बन पठान। जूता उतार। क्या बोला? जूता बढ़िया है, मेरे को मांगता है, उतार। उस काम के लिए उसने सिर नीचे झुकाया और जीत सिंह ने गन की मूठ का प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया। वो निशब्द फर्श पर लुढ़क गया। उसकी चेतना फिर लुप्त हो गई। चिट्ठा पहले से बेहोश था, वो तीसरा जो निकल गया। जीत सिंह बड़बड़ाया, मेरे से पहले भाईकला पहुंच जाएगा। बोले तो मुश्किल। घायलों बोला, रात के ये टाइम टैक्सी वैसी नहीं मिलता। जिधर मैं उसको छोड़ा उधर तो दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं थी। वो बीच के दरवाजे पर पहुंचा। उसने उस पर दस्तक दी और रोमेला का नाम लेकर पुकारा। रोमेला ने तुरंत दरवाजा खोला। आगे का नजारा देखकर उसके नेत्र फैल गए। 1 मिनट में अपना सामान समेटो। जीत सिंह बोला, फौरन इधर से निकल लेने का है। उसने आशंकित भाव से घायलों की तरफ देखा। ये घायलों? वो बोला, मेरा फ्रेंड। ये तुम्हारे को किसी दूसरे होटल में ले जाने का, उधर अपना नाम पता फर्जी बोलने का, जो बोलने का उसकी खबर घायलों को करने का, ये आगे मेरे को बोलेगा। और तुम? मैं अभी बिजी। किस काम? बात में टाइम खोटी नहीं करो। वो खामोश हो गई। अपने फ्लैट की चाबी मेरे को दो। चुपचाप चाबी उसने उसे सौंप दी। फिर जीत सिंह ने 3 गोलियां चलाकर मिट्ठा के दोनों और चिट्ठा का दूसरा घुटना फोड़ दिया। अब वो दोनों उसके पीछे नहीं लग सकते थे, न तब न महीनों फिर कभी। महाडिक रोमेला के फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा विस्की चुसक रहा था जबकि कॉलबेल बजी। डिम्पल भीतर बेडरूम में थी। अपनी टूटी उंगली से उठती टीस की वजह से वो निरंतर रो रही थी। महाडिक उठकर उसको ठोकने की ताकि उसका रोना बंद हो पाता अपने मन में बलवती इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाए हुए था। उसने उठकर दरवाजा खोला। चौखट पर नब्बन पठान था। उसने गर्दन निकालकर उसके विशाल कंधों के पीछे झांका। रोमेला उसे ना दिखाई दी। उसका पारा चढ़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर जब्त किया। वो दरवाजे से एक और हटा। पठान भीतर आया तो उसने उसके पीछे दरवाजा बंद किया। क्या हुआ? फिर पूछा। पंगा पड़ गया। पठान दयनीय स्वर में बोला, वो भिड़ू उधर ही था और हमारी आमद से खबरदार था। नामुमकिन। अब चिट्ठा मिट्ठा से पूछना, ऐसे ही बोलेगा कि उस भीड़ू को हमारे उधर पहुंचने की खबर थी। वो कहाँ है? उधर ही छे। एक को टांग में गोली, दूसरे का सामने का कई दांत फ्रैक्चर। सब उस एक भीड़ू ने किया क्योंकि खबरदार था, तैयार था, वेट करता था। अरे उसको कैसे एडवांस में तुम लोगों की खबर हो सकती थी? क्या कहें बाप, उसके पास गन, वो हमारे वास्ते रेडी। खबर थी किसी ना किसी तरीके से, तभी तो सब इंतजाम करके रखा। अरे घोंचू, ऐसा नहीं हो सकता। खबर होती तो उधर टीका ही क्यों रहता, खिसक क्यों ना गया होता। अब क्या बोले बाप, तू मिट्ठा चिट्ठा के साथ नहीं था? था ना बाप, बरोबर था। जब वो भिड़ू एक की टांग फोड़ रहा था, दूसरे के दांत तोड़ रहा था, तब तू क्या कर रहा था? मैं निकल लिया ना। शाबाश,
वरना मेरा भी वही चाल होता बाप। लानत, बेल जैसे 3 भिड़ू एक कुत्ते को काबू में ना कर पाए। बाप बोले तो गन का कौन बोला, गन का कौन सोचा? किसी को बोलना मांगता था ना कि उसके पास गन हो सकता था, फिर हम में से भी कोई एक लोडेड गन के साथ चलता। तब तक महाडिक सोफे पर ढेर हुआ। उसने विस्की का गिलास फिर अपने काबू में किया। विस्की पीता वो सोचने लगा। ये तो निश्चित था कि अब तक उस भिड़ू बद्रीनाथ को सूझ गया था कि डिंपल उसके कब्जे में थी। सूझना क्या, कोई बड़ी बात नहीं थी कि मिठा चिट्ठा से तस्दीक भी कर चुका था और ये भी जान चुका था कि वो कहाँ गिरफ्तार थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या वो डिंपल को छुड़ाने की कोशिश करेगा? जरूर करेगा, उसकी अक्ल ने गवाही दी। भीतर से डिंपल के कराने की फिर आवाज आई, जाके चुप करा साली को। झुंझलाता हुआ वो पठान से बोला, कोई पेन किलर दे, हलक में बाटली उड़ेल, कुछ कर, मेरे को उसकी टे टे नहीं सुनने का। पठान ने दोनों काम किए। उसने डिंपल को विस्की के साथ वेलियम की गोली निकलने पर मजबूर किया। अभी दर्द चला जाएगा, वो बोला, रोने का नहीं, कराने का नहीं, आवाज नहीं निकालने का। माटिक साहब को लोचा, वो भाव खा गया तो टूटी उंगली वाला हाथ उखाड़ने का हुक्म देगा। मांगता है? डिंपल ने जल्दी जल्दी इनकार में सिरे लाया। अभी उंगली में प्रॉब्लम, अक्खा बॉडी में प्रॉब्लम नहीं मांगता तो चुप बैठने का। वो वापस ड्राइंग रूम में आया। माटिक टेलीफोन से उलझा हुआ था। उसे लौटा देखकर उसने रिसीवर वापस क्रेडिल पर रखा और भवे उठाकर पठान की ओर देखा। अभी चुप बैठेगी? पठान बोला, पण बाप उंगली सेट होने का, वरना दवा का असर खत्म होते ही फिर तड़पेगी। अभी नहीं, माटिक बोला, अभी मेरे को ज्यादा जरूरी काम। बोले तो अभी मेरे को उस भिड़ू बद्रीनाथ का इंतजार। वो आएगा बाप? जरूर आएगा बाप, जब पक्की तो इधर कोई इंतजाम होना नहीं मांगता। मांगता है, मैंने फोन किया है, वो लोग पहुंचते ही होंगे। कौन लोग बाप? पुलिस। क्या बोला बाप? काहे पंगा? अरे सरकारी पुलिस नहीं, हमारी पुलिस, सरकार से पगार पाने वाली हमारे घर की पुलिस। मोती शाह मार्ग पर एक ईरानी रेस्टोरेंट था जो कि करीब पैलेस सिनेमा होने की वजह से रात के 2 बजे तक चालू रहता था। जीत सिंह उस रेस्टोरेंट के भीतर मौजूद था और उसकी निगाह सड़क से पार उस इमारत पर थी जिसमें रोमेला जठार का फ्लैट था। वहां पहुंचने पर वो टैक्सी से उतरने ही लगा था कि उसे आगे इमारत के सामने एक जीप रुकती दिखाई दी थी, जिसमें से 2 पुलिसिये बाहर निकले और जीप आगे बढ़ गई थी। वे दोनों तत्काल इमारत की लॉबी में दाखिल हो गए थे। जीत सिंह के कहने पर उसका टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को बिना धीमी किए आगे निकाल के ले गया था। थोड़ी देर बाद उसी टैक्सी पर वो वापस लौटा था तो उसने लॉबी में दोनों पुलिसियों को तब भी मौजूद पाया था। वो आगे जाकर टैक्सी से उतर गया था और सड़क के परली तरफ फुटपाथ पर सावधानी से चलता उस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया था। थोड़ी देर बाद एक एम्बेसडर वहां पहुंची, जिसमें से 2 आदमी बाहर निकले थे। वो वर्दी तो नहीं पहने थे, लेकिन उनके बूट साफ चुगली कर रहे थे कि वो भी पुलिसिये थे। पता नहीं पुलिस वाले जूतों पर पल्ले से कोई खर्चा क्यों नहीं करते थे। वो दोनों इमारत में दाखिल नहीं हुए थे, वे उसके आजू बाजू ओट में जा खड़े हुए थे। जैसे जीप पैसेंजर उतार कर वहां से चली गई थी, वैसे ही एम्बेसडर वहां से ना गई। वो इमारत से थोड़ा आगे फुटपाथ से लगकर खड़ी हो गई। उसके शीशे काले थे, इसलिए रात की उस घड़ी ये कहना मुहाल था कि भीतर ड्राइवर ही था या और लोग भी थे। और थोड़ी देर बाद सादे कपड़ों में 2 और पुलिसिये वहां पहुंचे, जो ना सड़क पर रुके न लॉबी में टिके, बल्कि लिफ्ट में सवार होकर ऊपर चले गए। जरूर रोमेला के फ्लैट में या उसके आसपास। उनके पुलिसिये होने की जीत सिंह को 100% गारंटी थी, क्योंकि उनमें से एक अरविंद पावले नाम का वही सब इंस्पेक्टर था जो बुधवार रात को गोड बोले भाइयों की हिमायत में पैरामाउंट बार पहुंचा था और उन्हें वहां से निकाल ले गया था। चोर चोर मोसेरे भाई। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि वो सब इंतजाम उसी के स्वागत के लिए हो रहे थे। तीसरे बाउंसर ने जो ब्लू हेवन से भाग निकला था, वहां पहुंचने में कोई खास देर नहीं लगाई थी और वक्त रहते जिसका नतीजा उसे बंदोबस्त की सूरत में सामने आ रहा था। 6 पुलिसिये उसके सामने वहां पहुंचे थे और पता नहीं उसके वहां पहुंचने से पहले कितने पहुंच चुके थे और कितने आदमी महाडिक के वहां थे, कितने भी थे। ये बात पक्की थी कि पुलिस और मवालियों के उस गठजोड़ से वो पार नहीं पा सकता था, लिहाजा वहां रुके रहने का कोई फायदा ना था। गायलो उसे फोन पर सूचित कर चुका था कि रोमेला अब रश्मि जोशी के नाम से जुहू तारा रोड पर स्थित होटल बेलमोंट के रूम नंबर 302 में थी। वो वहां पहुंचा। बेलमोंट ब्लू हेवन जैसा फैंसी होटल ना निकला, 302 निकला तो स्वीट ही, लेकिन ना वो ब्लू हेवन के स्वीट जैसा भव्य था और ना ही वैसा विशाल था। रोमेला को उसने जागते पाया और बाहरी कमरे में वोदका के हवाले पाया। क्या हुआ? उसने सवाल किया। कुछ नहीं, जीत सिंह बोला, सिवाय इसके की गारंटी हुई कि डिंपल तुम्हारे फ्लैट में कैद है और बड़े इंतजामात के साथ। महाडिक भी यकीनन वही है। इंतजामात? जीत सिंह ने बयान किया। ओह, वो बोली, फिर तो इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि ब्लू हेवन में मेरी मौजूदगी की बाबत महाडिक ने डिंपल से जाना। वो तो पहले भी नहीं थी। अब क्या करोगे?
उसे छुड़ाने का तो बराबर है। कैसे? क्या पता कैसे? वो कब तक तुम्हारे वहां पहुंचने का इंतजार करेंगे? सुबह तक तो जरूर करेंगे। उसके बाद? बोले तो उसके बाद वो डिंपल को किधर और शिफ्ट करेंगे। काहे? वो फ्लैट है तो असल में महाडिक का ही। वो जब तक चाहे वहां टिका रह सकता है, वहां टिका रह सकता है। शायद वो उस बात की पब्लिसिटी ना चाहे कि डिंपल वहां थी। ओ, वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, मैं एक बात बोलूं? बोलो। अभी तो तुम्हें मालूम है वो कहाँ है। ये मालूम है तो जैसे तैसे कोई जुगत भी कर सकते हो। कर नहीं सकते तो करने की सोच तो सकते हो उसे वहां से निकालने की। वो वहां से शिफ्ट कर दी गई तो तुम्हें क्या खबर लगेगी? बरोबर बोला। मैं थका हुआ हूँ। मार के और मार खा के हलकान हुआ पड़ा हूँ। इस वास्ते मगज बरोबर काम नहीं कर रहा। मेरे को तो भाई कला में ही ये बात सूझनी चाहिए थी। थैंक यू बोलता है मैडम, बहुत पते की बात बोली। अब क्या करोगे? उसकी निगरानी का इंतजाम करूंगा। कैसे? कैसे भी? गायलो किधर है? गायलो? वो भीड़ू जो तुम्हारे को इधर लाया, टैक्सी ड्राइवर। वो अपनी टैक्सी में, टैक्सी होटल की पार्किंग में बोल के गया, आता है। घायलों को सब समझा के उसे वॉच के लिए भाई खला रवाना करके जीत सिंह वापस लौटा। अपने फ्लैट का फोन नंबर बोलो, वो डिंपल से बोला। उसने फोन नंबर बताया। जीत सिंह ने कॉल लगाई। घंटी 3-4 बार बजी, फिर दूसरे सिरे पर फोन उठाया गया। हेलो, आवाज आई। महाडिक? जीत सिंह बोला। महाडिक बोलता है, हाँ कौन? मैं बद्रीनाथ। ओहो बद्रीनाथ, क्या मांगता है? तुम्हारे को मालूम है मैं क्या मांगता है? मेरे को तो बहुत कुछ मालूम है। अभी किस मालूमात की बात करता है? देखो, तुम्हारा पंगा मेरे से है, डिंपल का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसको आउट मांगता है। तू समझता है तेरे को क्या मांगता है, इसकी मेरे को परवाह नहीं। परवाह तो नहीं, काय को होगा। पण बाई को आउट करोगे तो हमारे में कोई डायलॉग इजी। तुम्हारे को मैं मांगता है, बाई नहीं मांगता। बाई को छोड़ो, मैं जिधर बोलो आके मिलता है। एहसान करता है, फिर याद करता है। मैं बाई को घर भेजता हूँ, तू मेरे पास आता है। हाँ, टाइम बोलो, जगह बोलो। अबे ढक्कन, मैं तेरे को वैसी थाम लेगा। बड़ा बोल, बोलने का तो बोलो। पण तुम्हारे को मालूम कि कहना आसान करना मुश्किल। तो तेरे को मांगता है मैं बाई को भेज दें? हाँ ठीक है, भेजता है मैं, थैंक यू। पण एक टाइम में नहीं, किस्तों में भेजता है, बाई पार्ट्स में भेजता है। क्या बोला? जब अक्खे पार्ट पहुंच जाए तो जोड़ के सालम छोकरी बनाने का, ये बोला। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता है ना, अभी एक उंगली भेजता है। चांस का बात कि मैं पहले ही तोड़ कर तैयार रखा, अभी बढ़िया करके पैक कराता है। गिफ्ट पैक कराता है, मखमल की डिब्बी में, ऊपर गुलाबी रिबन बांध के। किधर भेजने का? ऐसे कुछ हाथ नहीं आएगा, देखेंगे ना। बोले तो डील करो। कैसा डील? जो आमने सामने मिलके होने का, जो अपने ताकत बताने वाले भिड़ुओं को नक्की करके होने का। तुम किधर डिंपल को लेके पहुंचने का, मैं उधर रोमेला को लेके पहुंचने का, भाइयों को आजाद करने का, और फिर जो करने का आपस में सेटल करने का। क्या? महाडिक ने जवाब ना दिया। तुम फोन पर मेरे को नहीं टपका सकता। देखेगा तो टपकाएंगा ना, तब होएगा ना मौका। कोशिश करना, मेरे को खाली कोशिश नहीं करने का, पक्की करके टपकाने का, खल्लास करने का। करना ना। साले भाव देने का नहीं, चैलेंज करने का नहीं है। जास्ती बात करेगा तो उंगली नहीं भेजेगा, मुंडी भेजेगा। और तुम साली बेवड़ी का जो मर्जी करना। बाप, तुम्हारे को भी भाव नहीं खाने का। मैं एंड फिट ऑफर दिया, सोचने का और करने का, माथा ठंडा रख के कोई फैसला करने का। ऐसा? हाँ ठीक है, कल शाम 6 बजे फोन करना। टाइम बोलेगा, जगह बोलेगा। इधर भी ठीक है, पर एक बात पक्की करने का। कौन सी बात? बाई के साथ और कोई पंगा नहीं होने का। अभी सब सेटल हो गया ना, और कोई उंगली उंगली नहीं तोड़ने का। देखेगा। लाइन कट गया। जीत सिंह ने सिर उठाया तो रोमेला को भाले बरछियां बरसाते अपनी ओर देखते पाया। क्या हुआ? वो सक पकाया। रोमेला की मुट्ठियां भींची, खुली। वो फर्श को रौनती, फड़ाक से बीच का दरवाजा खोलती बेडरूम में दाखिल हो गई। जीत सिंह उसके पीछे पीछे वहां लपका। उसके बिना मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो छुप कर बैठा रहेगा और अपने भिड़ुओं के जरिए वार करेगा तो हम सब खल्लास होएगा। वो डिंपल को, मेरे को, तेरे को, सबको ढेर कर देगा। अभी आई बात समझ में? वो खामोश रही। मैं तुम्हारा सौदा नहीं कर रहा, मेरे को तुम्हारे को महाडिक के हवाले नहीं करने का। तो बोला क्यों? वो अपेक्षाकृत नम्र स्वर में बोली। अरे उसको कुछ तो बोलना था या नहीं बोलना था? दिल से ना बोला, सच ना बोला, यही बात है।
तुम्हारी मगज में आए तो मेरे को तुम्हारा हेल्प मांगता है, खाली हेल्प मांगता है, हेल्प के सिवाय कुछ नहीं मांगता है। तो मेरे को हेल्प करना नहीं मांगता है तो मैं ही बोलता है इधर नहीं रुकने का। वो खामोश रही। वो डिंपल पर जुल्म ढाता है, बोलता है एक उंगली तोड़ दिया, मुंडी काट के भेजने को बोलता है। उसको रोकने का मेरे पास और क्या जरिया था? कुछ तो बोलना था कि नहीं मेरे को। इस वास्ते बोला कि मेरे को वापस। हाँ, उसके मिजाज में तब्दीली आई, लेकिन पूरी तरह से वो आश्वस्त न हो पाई। अब बोलो, जीत सिंह बोला। क्या बोलूं? वो दबे स्वर में बोली। बोले तो मेरे को तुम्हारा हेल्प नहीं करने का, मेरे को नहीं लगता कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करने का, मेरे को महाडिक के हत्थे चढ़ना नहीं मांगता। ऐसा हुआ तो मैं फिनिश तो मेरा फैमिली फिनिश। यही प्रॉब्लम है मेरा। तुम महाडिक से हमेशा छुपी नहीं रह सकती मालूम, पर जितना टाइम रह सकूं मेरे को रहने का। टाइम लगेगा तो किस्मत सेव करेगा, गॉड सेव करेगा। क्या पता महाडिक पर बिजली गिरे, वो एक्सीडेंट में मरे, कोई उसको शूट कर दे, वो पकड़ा जाए और जेल जाए। आखिरकार जो मेरा अंजाम, उसमें टाइम लगेगा तो मेरा चांस, और वो चांस मेरे को काबू में करने का। अपने प्रॉब्लम का हल तो तुमने सोच लिया, डिंपल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुम्हारा फ्रेंड वॉच करता है, अभी तुमको मालूम वो बाइखला में किधर और पहुंच जाएगा तो भी तुमको मालूम होगा। तुम पुलिस को जाके बोलो वो छोकरी को रिलीज कराएगा। ऐसा नहीं होगा। काहे? पुलिस महाडिक के साथ है, बराबर उसका हेल्प करता है। उधर जो भीड़ू मेरी आंखों के सामने पहुंचे थे वो सबके सब पुलिस वाले थे। ऐसा तुम्हारा ख्याल है, मेरा ख्याल गलत नहीं है। पुलिस के पास जाने से मेरे हाथ कुछ नहीं लगने का। वो डिंपल के वास्ते उंगली भी नहीं हिलाएंगे, उल्टे मेरे को बिठा लेंगे और महाडिक को खबर करेंगे। फिर मैं भी फिनिश और लड़की भी फिनिश। मेरे को अनजान लड़की की खातिर अपना लाइफ डेंजर में डालने का नहीं है, एंड दैट इज फाइनल। तुम एक बात भूल रही हो। क्या? मदद के नाम पर जो कुछ तुम कर रही हो, रोकड़ा लेकर कर रही हो। तुम भूल रही हो तुम्हारी मदद की मैंने फीस भरी है, कीमत चुकाई है। मेरे को तुम्हारा रोकड़ा वापिस करने का और वादे से मुकर के दिखाने का, ऐसी छे फिर तो बात ही खत्म है। और मेरे को इधर नहीं रुकने का, मेरे को निकल लेने का और अपने और महाडी के बीच ज्यादा से ज्यादा फासला बनाने का। रात का 1 बजा है, ये ज्यादा से ज्यादा फासला बनाने का काम इस वक्त कैसे होगा? फिर भी जाने की जिद करोगी तो किधर जाओगी? है कोई ठिकाना? उसने इनकार में सिर हिलाया। बड़ी हद तक किसी दूसरे होटल में जाओगी। फिर इधर ही क्या बांधा है? इधर तुम सेफ है, किसी को मालूम नहीं तुम इधर है। इधर से निकलकर हम का खतरा मोल लेने का क्या मतलब? रविवार 26 अप्रैल सुबह तक जीत सिंह अपने भविष्य की योजना की संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर चुका था। उसने बीच के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बेडरूम में कदम रखा। रोमेला बेड पर लेटी हुई थी। उसकी गोद में 2 तकिए थे, उन पर एक एस्ट्रे थी और वो सिगरेट के कश लगा रही थी। उम्मीद नहीं थी, जीत सिंह बोला, कि जागती मिलोगी। रात को नींद नहीं आई। वो अनमने भाव से बोली, तुमने डिस्टर्ब जो कर दिया था, माथा जो फिरा दिया था, मेरे को भी नींद नहीं आई। तो मेरे को कहे, यही वजह तुम्हारे को डिस्टर्ब किया, तुम्हारा माथा फिराया। अभी सॉरी बोलता है। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे बोलने का है, मेरा मिस्टेक, मेरी समझ में लोचा। चलो सॉरी सॉरी से हिसाब बराबर हो गया। अभी क्या मांगता है? बात करना मांगता है। क्या बात करना मांगता है? कल तुमने बहुत जोश से बोला था कि तुम्हारा इरादा महाडिक से ज्यादा दूर निकल जाने का था। हाँ, तो अपने बैंक के पैसे को, लॉकर के माल को काबू में करके, जिसकी तुमने बोला था कि महाडिक को खबर थी। हाँ, ये ना सोचा कि तुम बैंक पहुंचोगी, लॉकर खोलने जाओगी तो वहीं थाम ली जाओगी। वो खामोश रही। ये ना सोचा कि महाडिक को तुम्हारी फैमिली की भी खबर थी। उसने सिगरेट को एस्ट्रे में झोंक कर एस्ट्रे परे रख दी और बेचैनी से पहलू बदला। लगता है, जीत सिंह धीरे से बोला। आई बात समझ में। रात में नशे में थी। वो यूं बोली जैसे अपना गुनाह कबूल कर रही हो। इसलिए ना सोचा कि तुम खिसक गई तो महाडिक तुम्हारी फैमिली को थाम लेगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें वापस आने पर मजबूर करना उसके वास्ते क्या मुश्किल काम होगा? या समझती हो कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा? जरूर उठाएगा। इस बाबत सख्त वार्निंग वो मेरे को दे भी चुका है। साफ बोल चुका है कि मैंने उससे बाहर जाने की कोशिश की तो मैं खत्म, मेरी फैमिली खत्म, साला सब फिनिश कर देगा, बोला। ये बात रात को याद ना आई। वो खामोश रही। मैं फिर भड़क कर बोली, उसको पहले फिनिश कर दूंगी। ये काम तुम्हारे बस का होता तो कब का कर चुकी होती। मैं अब बस का बनाऊंगी, ना बना सकी तो मेरा काम तुम करना। बोले तो पहले वो मेरे को फिनिश कर दे तो तुम उसको फिनिश करना, ताकि वो मेरी माँ पर, उसकी मेरी बहनों पर कहर न ढा सके। फिर क्या होगा? तुम मर्द हो, तुम भुगत सकते हो। ता जिंदगी भुगतता ही आ रहा हूं। उसने सक पकाकर सिर उठाया। फिर भी माना नहीं। वो लापरवाही से बोला, ये बारी और सही। मैं प्रॉमिस करता है कि महाडिक के तुम्हारी फैमिली के करीब भी फटकने से पहले वो ढेर होगा। थैंक यू। वो एक क्षण ठिठकी, फिर बोली,
मैं अपने कल के व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ, वरना नहीं। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अरे आदमी तो मैं ही नहीं। उसने जीत सिंह को खींचकर अपनी बाजू में भरा। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे आदमी हो। फिर बोली, मैं शर्मिंदा। कल मैंने तुम्हें कोसा गालियां दी और पता नहीं क्या क्या कहा, पर अभी मेरा वर्ड ऑफ ऑनर है तुम्हारे वास्ते कि जो भी तुम बोलो मेरे को आंख बंद करने का, आंख बंद करके करने का। मेरे को वो तुम्हारा रोकड़ा भी वापस करने का। उसे छोड़ो, अभी बोलो क्या करने का। एक स्कीम सोचा है। क्या? मेरे को बोला क्या सोचा? और बोलो उसमें मेरे को क्या करने का। ठीक है सुनो। जीत सिंह भाई कला पहुंचा। घायलों की टैक्सी सड़क से पार ईरानी रेस्टोरेंट से थोड़ा हट के खड़ी थी। जीत सिंह ने जाकर टैक्सी का दरवाजा खोला और घायलों के साथ सवार हो गया। क्या खबर है? उसने पूछा। कोई खबर नहीं। घायलों बोला, की रात इधर कोई हलचल नहीं हुई। कोई बाई इधर से बाहर नहीं ले जाई गई। पक्की? सौ टाक। तू अभी निकल ले, टैक्सी इधर ही छोड़ के जा। निकल के जाऊं किधर? अरे घर जा, रेस्ट कर, सारी रात जागा। ओ, रेस्ट के बाद फोन लगाना बोलेगा। ठीक है। टैक्सी छोड़कर वो चला गया। पीछे जीत सिंह ने सदा आरवाड़े के मोबाइल पर कॉल लगाई। बिग डैडी कैसा है? उसने पूछा। बढ़िया है। बात करता है? अभी नहीं, पर मेरे को पहचानता है, मुस्कुराकर खुश होकर दिखाता है। शाम तक बात करने के काबिल हो जाएगा। प्राइवेट चौकसी, प्राइवेट सिक्योरिटी चौकस? चौकस? कोई पंगा नहीं, कोई पंगा नहीं। तो मेरे को उधर से कुछ टाइम के वास्ते नक्की करना पड़े तो कोई वांदा? कोई वांदा नहीं। फाइट में साथ देगा? अगर बिग डैडी के वास्ते तो देगा, उसके दुश्मनों को ठोकने का। जिन्होंने बिग डैडी का ये हाल किया, हाँ फिर तो जरूर देगा। मुंडी कट के हाथ में आ जाएगा, वांदा नहीं। बढ़िया, बोलेगा, शाम को कॉल लगाएगा। फिर उसने कोबरा के आदिनाथ धनेकर के मोबाइल पर कॉल लगाई। बद्री बोलता है साहब। वो बोला, क्या बात है, सुबह सवेरे कॉल लगाई? साहब बोले तो इमरजेंसी। ऐसा? हाँ, क्या हुआ? एक बेगुनाह बाई का अगवा हुआ, दूसरी का लाइफ डेंजर में, खुद मैं भी निशाने पर। अभी आप हेल्प करें तो मैं सब बढ़िया करके हैंडल कर सकता है। क्या हेल्प मांगता है? आपके भिड़ू मांगता है जो इधर भाई कला की एक इमारत को निगाह से बीन करके रख सके, वॉच कर सके। वही बोला। उधर क्या है? वो बाई है जिसका अगवा हुआ। बोले तो उसको किधर और शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा होने पर मेरे को मालूम होना मांगता है। मैं समझ गया। पता बोलो, लड़की का हुलिया बोलो, उधर का सब सेटअप बोलो। जीत सिंह ने सब कहा। 30 मिनट्स जवाब में धनेकर बोला। 30 मिनट्स में सब इंतजाम हो जाएगा। उधर टेलीफोन के महकमे की एक वैन पहुंचेगी जिसमें मेरे आदमी होंगे, वह सब हैंडल कर लेंगे। थैंक यू बोलता है साहब। साहब आप कोई जानकारी निकालने का बोल रहा था, उस बाबत दोपहर बाद ऑफिस में फोन करना, तब मुलाकात का कोई टाइम फिक्स करेंगे और फिर आमने सामने बैठ के बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू बोलता है साहब। मार्डिक ने डीसीपी पटवर्धन को फोन लगाया। ऐसे ही फोन किया साहब। वो बोला, सोचा उस बद्रीनाथ की कंपोजिट पिक्चर थानों में फिराने का शायद कोई नतीजा निकला हो। निकला? पटवर्धन का संतुष्ट स्वर सुनाई दिया। बढ़िया नतीजा निकला। क्या? पहले तो मेरा ही शक सही निकला कि बद्रीनाथ इस शख्स का असली नाम नहीं था। ऐसा? हाँ, तारदेव थाने से उसकी ऐन चौकस शिनाख्त हुई है। उसका असली नाम जीत सिंह है। नॉन वर्ल्ड बस्टर है, शातिर ताला तोड़ है और कई बार पुलिस के फेर में पड़ चुका है। हाल में इस साल के ऐन शुरू में तो बुरी तरह फंसा था। तारदेव के सुपर सेल्फ सर्विस स्टोर में जो डकैती पड़ी थी, उसके सिलसिले में गिरफ्तार हुआ था। उसके खिलाफ बड़ा मजबूत केस था, लेकिन एक गवाह के ऐन वक्त पर मुकर जाने की वजह से जमानत पर छूट गया था। फिर बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर गोविलकर का कत्ल हो गया था, जिसकी वजह से कोर्ट की अगली 2 पेशियों में उसके खिलाफ केस ढेर हो गया था और वह संदेह लाभ पाकर छूट गया था। यह भिड़ू बद्रीनाथ असल में वो जीत सिंह है। हाँ, कमाल है। महकमे को इस बात का भी शक था कि गोविलकर का कत्ल उसने किया था, लेकिन हमारा एक डीसीपी खुद ही इस बात का गवाह बन गया था कि ऐन उस कत्ल के वक्त जीत सिंह हवालात में बंद था। हो, शातिर ताला तोड़ के तौर पर इस जीत सिंह की ऐसी रेपुटेशन है कि जहां भी कोई वॉल्ट खोलकर माल लूटे जाने की वारदात होती है, पहला शक इसी पर किया जाता है। काबू में नहीं आया आज तक। जनवरी में आया ना तारदेव के सुपर स्टोर की डकैती वाले मामले में, लेकिन छूट गया। यही भिड़ू अब उस गोवानी के अंजाम से भाव खाकर हमें उल देता है। हाँ, ऐसे भिड़ू को पुलिस फिर काबू में नहीं कर सकती। खामका तो नहीं कर सकती। वजह, हाल में हमारे इंस्पेक्टर गोविलकर मरहूम की कुछ नादानियों की वजह से वो मीडिया की फोकस में आ गया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन की फोकस में आ गया था, जिसकी वजह से खुद पुलिस कमिश्नर को नई दिल्ली से डंडा हुआ था। ऐसे शख्स के पीछे खामखा पड़ने का नतीजा गंभीर हो सकता है। अरे साहब, खामखा नहीं तो कोई वजह निकाल लो। आए दिन पुलिस एनकाउंटर करती है। साले को दाऊद का आदमी बता दो, सुपारी किलर बता दो, टेररिस्ट बता दो और ठोक दो। मेरा ऐसा ही कुछ करने का इरादा है, लेकिन ये काम पूरी प्लानिंग के साथ फूक फूक के कदम उठा के करने वाला काम है। तब तक मैं क्या करे? खबरदार रहो, उसको खलास करने की अपनी कोशिशें जारी रखो। उस छोकरी डिंपल की सूरत में अभी तुम्हारे हाथ में तुरुप का एक पत्ता है, जिसकी वजह से कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हारे और उसके रास्ते जरूर क्रॉस होंगे। उस मौके को कैश करना। ठीक, मेरे आदमियों की सीक्रेट हेल्प तुम्हें हासिल है ही। सब इंस्पेक्टर अरविंद पावले और उसके आदमी एक तरह से तुम्हारे ही हवाले हैं।
ठीक, और कोई बात? अभी कुछ नहीं, बंद करता है। 1:30 चर्च गेट के एक रेस्टोरेंट में जहां आदिनाथ धनेकर उससे पहले मौजूद था, जीत सिंह की उससे मुलाकात हुई। उसने उसे 4 फुल स्केप शीटों में फैली एक रिपोर्ट सौंपी। क्या है इसमें? जीत सिंह उत्सुक भाव से बोला। खुद देख लो, धनेकर मुस्कुराता हुआ बोला, और अप्रिशिएट करो कि कोबरा इन्वेस्टिगेशंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज ने मेहनत की है तुम्हारी वास्ते। आप ही बोलो ना साहब। धनेकर ने जो बोला वो उसके दावे को पूर्ण रूपेण स्थापित करता था। अहम बात यह मालूम हुई कि जो 3 फ्लैट महाडिक के बताए जाते थे रिकॉर्ड में, वो कोविल कंस्ट्रक्शन के नाम पर दर्ज थे, जिसकी और भी कई सहयोगी कंपनियां थी, जैसे कि कोविल कॉरपोरेशन, कोविल एंटरप्राइजेस, कोविल एक्सपोर्ट्स, कोविल रियल एस्टेट। वो हर कंपनी अपने आप को किसी दूसरी कंपनी की सहयोगी बताती थी। सबके नाम मुंबई और बाहर फैली प्रॉपर्टीज थी, और सबके अपने अपने बड़े समृद्ध बैंक अकाउंट थे। उन प्रॉपर्टीज में वो ही ठिए स्थापित थे जो कि मिडनाइट क्लब कहलाते थे और गैर कानूनी तौर पर चलते थे। नोबल हाउस ऐसी ही एक प्रॉपर्टी में स्थापित था। नोबल हाउस जैसा दूसरा ठिया जो उस रिपोर्ट में दर्ज था, वो बिग बैंक था जो दादर में डिसिल्वा रोड पर था। ऐसे 2 ठिए और दर्ज थे, जिनमें से एक लेमिंगटन रोड पर डॉल्फिन था और दूसरा गाम देवी में नाना चौक पर सी पर्ल था। आगे उसने टीसीपी पटवर्धन के व्यक्तिगत बैंक अकाउंट्स का ब्यौरा पेश किया, जिनमें उन कंपनियों से जारी चेक अक्सर जमा होते रहते थे। बकौल धनेकर ऐसे अकाउंट फर्जी नामों से भी हो सकते थे और मुंबई के बाहर के बैंकों में भी हो सकते थे, लेकिन उनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल काम था। कोई ऐसी बात इस रिपोर्ट में दर्ज नहीं थी जिससे पटवर्धन का महाडिक से या महाडिक का उन कंपनियों से रिश्ता कायम हो पाता। बढ़िया। धनेकर खामोश हुआ तो जीत सिंह बोला, बढ़िया। गणेश महाडिक के बारे में क्या कहते हो साहब? उसके बारे में क्या कहना है? धनेकर बोला, इस रिपोर्ट की रूह में अंधे को दिखाई देता है कि वो पटवर्धन का फ्रंट है। गैर कानूनी ठियों पर कभी कोई एक्शन हो तो उसका शिकार महाडिक बनेगा। हाँ, पटवर्धन का कोई मतलब नहीं, कतई नहीं भाई, इसलिए तो फ्रंट है। लेकिन दोनों को आपस में जोड़ने वाली कोई बात नहीं फिलहाल, लेकिन ढेर कोशिश की जाए, खतरनाक कोशिश की जाए तो पैदा हो सकती है। कैसे? मुखबिरी से उनके किसी मुलाजिम को उनके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार किया जा सकता है। ऐसे हालात पैदा किए जा सकते हैं कि खुद महाडिक ही अपने बॉस के खिलाफ मुखबिर बन जाए। पालतू कुत्ता मालिक पर ही भौंकने लगे। वही। लेकिन इन बातों से तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। मैं समझता हूं ये तुम्हारे स्कोप से बाहर की बातें हैं। बरोबर बोला साहब। दूसरा, ये लंबा वक्त खाने वाला काम है। वक्त ही तो नहीं है। मेरे को तो जो करना है आज करना है, बड़ी हद आज और कल में करना है। इतने टाइम में तो कोई करिश्मा ही हो तो कुछ हो। साहब, करिश्मे तो होते हैं। हाँ भाई, होते तो हैं, इसी दुनिया में होते हैं। इंतजार करो होने का, या खुद करूं? क्या करिश्मा? धनेकर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कयामत को कयामत के वक्त ही आने का, वरन कई बार वक्त से पहले भी आने का। मौत ग्राहक और जीते का क्या भरोसा, क्या पता कब आ जाए। धनेकर ने और भी हैरानी से उसकी तरफ देखा। बहरहाल मेरे को बड़ी बात यह मालूम हुई कि पटवर्धन का रोकड़ा पीटने का जरिया कोविल नाम की कंपनियां हैं और महाडिक अंगार उठाने का वो चिमटा है जिसे पटवर्धन आग में डालता है और उसका खुद का हाथ जलने से बचता है। अभी जो फाइनल बात मेरे को जानना मांगता है वो ये है कि अगर महाडिक को कुछ हो जाए तो पटवर्धन उस माल तक कैसे पहुंच बनाएगा जो देखने में महाडिक के कब्जे में जान पड़ता है। पटवर्धन जैसा टॉप का हरामी कोई तो तरीका सोच के रखा होगा। एन उसी घड़ी महाडिक दादर में पटवर्धन के पसंदीदा रेस्टोरेंट मिडोज में उसकी हाजिरी भर रहा था और उसे सूरत अहवाल से वाकिफ करा रहा था। बढ़िया, पटवर्धन व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। तो तुम्हारे 2 टॉप के बाउंसर घुटने फुड़वाए जिंदगी भर के लिए अपाहिज हुए पड़े, और तीसरा 50,000 के इनाम का स्ट्रांग कंटेंडर दुम दबा के भाग आया। अब क्या बोलेगा साहब? और सिंगल सिलेंडर के उस अकेले भिड़ू ने यह सब किया। कहते शर्म आती है, पण ऐसी छे मेरे आदमी बुलाए होते। साहब, ये कोई मानने की, ख्याल करने की भी बात थी कि वो मिठा चिट्ठा पठान जैसे 3 बाउंसरों के काबू में नहीं आने वाला था। दूसरे, उसके पहले से उधर होने की उम्मीद नहीं थी। मेरे को तो रोमेला को उधर से पकड़ मंगवाने का था और फिर उन तीनों को उस भीड़ू के उधर पहुंचने का वेट करने का था। पर वो तो पहले ही भीतर तैयार भी। बरोबर, वो कैसे? मालूम नहीं, मेरे को हैरानी। मिठा चिट्टा की हालत सुधरेगी तो शायद वो कुछ बोलेंगे। ठीक। तीसरे, उस भीड़ू के पास गन होगी, इस बात का तो बिल्कुल ही इम्कान नहीं था। साहब, वो हिस्ट्री शीटर, उसके पास गन का क्या काम? गैर कानूनी हथियार रखने में किसी को भी क्या वांदा है?
मैं कुछ और बोला? और क्या? आप सुबह फोन पर बोला वो भिड़ू जीत सिंह और बद्रीनाथ ह्यूमन राइट्स वालों की निगाह में, छापे वालों की निगाह में इस वास्ते खामखा उस पर हाथ डालना मुश्किल। पर अब तो गन वजह है, उसके पास गैर कानूनी हथियार होना बरोबर वजह है, और मिट्टा चिट्टा उसके खिलाफ गवाह है कि वो गन उसने उन पर चलाई। बशर्ते कि गन उसके पास से बरामद हो। मरम्मत कब होगी? जब वो पकड़ाई में आएगा। पकड़ाई में कब आएगा? जब पता लगेगा वो कहाँ है। वो तो है मार्डिक, उसका पता निकालने का बेहतरीन तरीका तुम्हारे सामने पड़ा है। बोले तो अभी भी मैं ही बोलूं? अरे वो तुम्हारे से मीटिंग मांगता है या नहीं मांगता? मांगता है। तुम हामी भरोगे तो वो किधर होगा? जिधर मीटिंग होगी। ओह, छोकरियों के एक्सचेंज वाली उसकी बात कबूल करो और उससे मीटिंग फिक्स करो, फिर बाकी का काम मेरे आदमी देख लेंगे, तो उसे घेर के थाम लेंगे। बढ़िया। नाम क्या है उस छोकरी का? किस छोकरी का? किधर ध्यान है? अरे जो तुम्हारे कब्जे में है। डिंपल, डिंपल मोदी। किधर है? महालक्ष्मी में हैनस रोड पर अपना जो बिल्डिंग है, मैं उसके एक खाली फ्लैट में उसको शिफ्ट किया है। साबुत है? बोले तो औरत जात के मामले में तुम्हारा क्या भरोसा, तुम्हारे आदमियों का क्या भरोसा? अच्छा वो, हाँ भाई वो सेफ है, खाली एक फिंगर टूटेला है। मैं भेजूंगा किसी को फिंगर फिक्स करने के लिए, लेकिन ताकीद रहे उसके साथ ठीक से पेश आने का है, अपने भेड़ियों को उससे दूर रखने का है, खुद भी भाव नहीं खाने का है। उसका फिट चौकस चलती फिरती होना जरूरी। ऐसा क्यों? अरे मीटिंग पर उस भेड़ू को, जीत सिंह को वो डैमेज पीस दिखाई दी तो वो तुम्हारे को शूट पहले करेगा और बात बाद में करेगा। तो बोले तो मेरे को उस हलकट से खौफ खाने का। खौफ नहीं खाने का, लेकिन जब सामने आ गया है कि वो कोई आम आदमी नहीं है तो खाम का क्यों उसे हुल देने का? जो भेड़ू तुम्हारे से रूबरू मिलने का हौसला करे वो खतरनाक खतरनाक भेड़ू को खाम का हुल नहीं देने का, खास तौर से तब जबकि वो पहले ही बहुत डैमेज कर चुका है। अब आई बात समझ में? हाँ, वो खास भेड़ू निकला है तो उसको खास तरीके से हैंडल करना है, और वो खास तरीका मेरे पास है। इस वास्ते अपने पिटे हुए या पिटने वाले मोहरे उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने का, उसको हैंडल करने के लिए, सेट करने के लिए खास आदमियों का इंतजाम मैं करूंगा। तुम उससे कल की मीटिंग फिक्स करो। किस टाइम की? रात 10 बजे की। कहाँ? जगह खुद चुनो। ऑकलैंड ग्रीन रूम बार। ठीक है, मेरे आदमी उस जगह को कवर करके रखेंगे। जीत सिंह को मोबाइल पर खबर मिली कि डिंपल को हैनस रोड शिफ्ट कर दिया गया था। वो महालक्ष्मी और आगे बताए गए पते पर पहुंचा तो भाई खला वाली टेलीफोन कंपनी की वैन उसे वहां तैनात मिली। वैन में मौजूद कोबरा के आदमियों के इंचार्ज का नाम कदम था। वो वैन के भीतर उससे रूबरू हुआ। कैसा चल रहा है? उसने पूछा। बढ़िया, कदम बोला। सड़क के पार वो जो 4 मंजिला इमारत है, उसकी तीसरी मंजिल के फ्रंट के फ्लैट में वो लोग हैं। कैसे मालूम? खाली फ्लैट जान पड़ता है जिसकी खिड़कियां खुली थी। उनके इमारत में जाने के 5 मिनट बाद ही तमाम खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी गई, ऐसे मालूम। साथ में कितने भिड़ू है? 2। एक तो सादे कपड़ों में होने के बावजूद साफ पुलिस वाला जान पड़ता था। दूसरा मवालियों जैसा सख्त कमीने थोबड़े वाला था, खूब लंबा चौड़ा, पहलवानों जैसा, पकोड़ा नाक, चपटे नाक, मोटी मूछे। हाँ, तीसरा बाउंसर जो ब्लू हेवन से भाग निकला था, नब्बन पठान। बाई किस हालत में थी? पक्की करके बोलना मुश्किल, चल तो ठीक ही रही थी। शायद बाएं हाथ के साथ कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने उसे एक हैंड टॉवल में लपेटा हुआ था, टूटी उंगली की वजह से। अभी कैसे मालूम पड़े कि फ्लैट के भीतर क्या चल रहा है? मैंने बोला कि खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली गई थी, इस वास्ते बाहर से तो उनके लेवल से भी भीतर झांक पाना मुश्किल। मैंने ऑफिस से स्नूपर मंगवाया है, उससे कोई अंदाजा हो पाए तो ठीक कि भीतर क्या चल रहा है। स्नूपर बोले तो एक पोर्टेबल रिसीवर और ट्रांसमीटर यूनिट होता है। ट्रांसमीटर छुपाकर फ्लैट के दरवाजे पर कहीं लगाने का, और फिर वायरलेस रिसीवर से इधर फ्लैट के भीतर की आवाजें सुनने का। सुनाई देंगी बरोबर, खुसुर पुसुर तो सुनाई नहीं देगी, अलबत्ता ऊंची आवाज बरोबर सुनाई देगी। इधर फ्लैट में कोई उठा पटा कोई चीख पुकार मची तो वो इधर एन फर्स्ट क्लास सुनाई देगी। वो ट्रांसमीटर करके जो तुम बोला, उसको उधर लगाने की उनको खबर तो नहीं लग जाएगी? नहीं लगेगी। बढ़िया। पर एक बात बोलने का। क्या? हमारा काम वॉच रखना, सर्विलेंस करना। उधर फ्लैट में कोई गलाटा हुआ तो हमेरे को भीतर नहीं जाने का। अभी तुम बोलो कि ऐसा कुछ उधर होता पता चले तो हमेरे को क्या करने का? जीत सिंह ने उस बात पर विचार किया। उस घड़ी डिंपल को छुड़ाना आसान था। पीछे भाई खला में इतने लोग थे कि उनका मुकाबला करने के लिए एक छोटी मोटी पलटन की जरूरत होती, लेकिन वहां सिर्फ 2 जने उसके हवाले थे, एक पुलिस वाला और एक बाउंसर। क्या वो पुलिस वाले पर हाथ डालता? वांदा नहीं, बचेगा तो बोलेगा क्या किया, किसने किया। लेकिन ऐसा करने में खराबी ये थी कि फिर महाडिक पर हाथ डाल पाने का चांस उसके हाथ से निकल जाता। लिहाजा डिंपल का कुछ अरसा फंसे रहना जरूरी था। 100 नंबर डायल करने का। वो निर्णायक भाव से बोला पुलिस को फोन लगाने का। क्या बोलने का? बोलना एक पुलिसिया को हेल्प मांगता है, बोलना उधर से गोलियां चलने का आवाज आता था, फिर उनको इधर का फ्लैट का पता बोलने का, आगे खाली देखने का कि क्या होता है।
और मेरे को मोबाइल पर फोन करने का, किसी वजह से मोबाइल ना बोले तो होटल बेलमोंट के रूम नंबर 302 में फोन लगाने का। बरोबर। कदम ने सहमति में सिर हिलाया। वॉच का यह सिलसिला कल रात तक हर हाल में जारी रखने का। ऐसा धनेकर साहब को बोलना जरूरी हो तो उनसे बात करने का। नहीं, जरूरी नहीं, तुम्हारा बोलना काफी। बढ़िया, तो आंखें खुली रखने का। बरोबर, कान भी, वो भी।